respected members, our past chairman Adhish Jain ji, member from Regional Council Sumit Garg ji, our guest speaker of the day Ekta Mittal ji, and my team is here. A very good evening to all. आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो वेबिनार हिसार ब्रांच ने किया है हाउ टू क्रैक ईसा एग्जाम। जैसे कि आप जानते हैं कि 31 को शेड्यूल है इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो मैं आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम काफी मेंबर्स के लिए लाभदायक रहेगा। अब मैं एकता जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। ये एकता मित्तल जी इज ए यंग and dynamic practicing chartered accountant. She is partner in Messrs. Pawan Kumar Mittal and Company. She is a fellow member of ICAI. She has done her ISA in 2019. She has qualified CISA from Mikasa, USA in 2020 in her very first attempt. She has scored 100 out of 100 in one of domain in CISA. She presents a strong image of women empowerment in this changing world. Ekta ji is also have experience of working with KPMG and BDO. Ekta ji has great knowledge of her subject. Welcome, Ekta ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bharat. आज के हमारे आदरणीय वक्ता सीए एकता मित्तल जी को अनुरोध करूंगा कि वो हमें ISA एग्जाम को पास करने के गुर सिखाएं। Thank you, Rajdeep ji. Thank you, Bharat ji, and the whole Hisar team for giving me this opportunity to present my views on and helping the members, assisting the members in the upcoming ISA exam. Thank you, Simit ji, for joining this session, and thank you all other members who have joined this session. I hope this session becomes useful to all of you and help you in cracking your ISA exam. First of all, just I'll start with my sharing my screen. Okay, I hope everyone is, the screen is visible to everyone. Okay, moving forward. सबसे पहले तो हम पहले आइसा की फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं एक बार एंड देन विल स्टार्ट। आइसा इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो आइसा बेसिकली क्या कर रहा है? आइसा इज लाइक कि आप एक, आजकल सब कुछ कंप्यूटर में होता है, सब कुछ हमारा जो है कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारे, उनकी ऑडिट कैसे की जाए, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन है जो कि हेल्प करती है हमें कि हम उसको समझें कि कैसे हमें उस कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर ऑडिट करना है। और हमें सर्टिफिकेशन दी जाती है, हमें स्किल्ड माना जाता है कि हाँ जी हमें कंप्यूटर समझ में आते हैं, हमें टेक्नोलॉजी समझ में आती है, हमें कंट्रोल्स समझ में आते हैं कि सिस्टम में कैसे कंट्रोल्स हैं। और उन्हीं चीजों को सिखाने के लिए, उसी चीजों से आपको इक्विप करने के लिए आइसा का कोर्स डेवलप किया गया है। ठीक है जी। देन सबसे पहले, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि आइसा के कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, हम आइसा क्यों करते हैं। आइसा के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारी जो है टेक्नोलॉजिकल जनरल कंट्रोल्स जो हैं, जो कि सिस्टम के अंदर बिल्ट होते हैं, जो कि आजकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सारी जगह कंट्रोल्स लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो उन कंट्रोल्स को चेक कैसे किया जाए, उनकी ऑडिट कैसे की जाए, उसके ऊपर ये हमारी सर्टिफिकेशन हमें मिलती है, डिप्लोमा है ये, हमें उसको समझने में, उसको करने में हेल्प करता है। और क्या रीजंस है हमें डीसा करने के लिए? ऑब्वियसली हमारे जो सीएस हैं, एक तो एडिशनल बेनिफिट होता है जी, हम जो बैंक ऑडिट करते हैं आजकल, उसके अंदर हमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर डीसा क्वालिफाइड कोई भी है तो उसको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, उसके जो है एडिशनल पॉइंट्स दिए जाते हैं और बैंक ऑडिट ग्रैब करने में ईज हो जाती है। दूसरी बात बेनिफिशियल है सीए प्रैक्टिस में जो मेंबर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। मोर ओवर आज के टाइम पे इतने ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा आप देखेंगे कि रोज की रोज टेक्नोलॉजी भी रोज चेंज हो रही है, मोबाइल से अब हम सब कुछ कर रहे हैं,
पहले सिस्टम से कर रहे थे, उसी तरह सारी की सारी अब टेक्नोलॉजी, टीवी के अंदर भी आप सब कुछ जैसे बिल्ट होता जा रहा है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, इतने सारे साइबर क्राइम्स है, तो उनकी बेसिक नॉलेज, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, और हमारे ऊपर कितने सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं तो कितने सिक्योरिटी इश्यूज हैं चारों तरफ, इन सबको समझने में भी एक कोर्स हमारी बेसिकली हेल्प करता है। बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग को इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, और ये आज के टाइम पे इनबिल्ट है, हमें ये सब भी सीखना पड़ेगा अगर हमें आगे मूव ऑन करना है तो। क्योंकि आप जैसे अभी सुन रहे होंगे, हिसार में भी काफी केसेस हुए, रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें होती क्या है, कैसे होती है, और ये क्यों हो जाती है। तो इस सब को हेल्प करने के लिए आइसा हमें एक बेस प्रोवाइड करता है। अगर हमने आइसा किया हुआ है तो हमारे को एक जनरल नॉलेज होती है, एंड उसके बेसिस पे हम आगे काम कर सकते हैं। ओके, नाउ coming to the point of this session, coming to the point of this session, okay, can we prepare our ISA exam which is coming in next 7 days? तो ये बेसिकली मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जिनका एग्जाम अभी अगले 7 डेज में है, एंड अभी तक उन्होंने या तो बिल्कुल तैयारी नहीं की है या फिर बहुत ही थोड़ी तैयारी की है। तो क्या वो अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं आइसा की? तो आंसर इज बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 7 दिन के अंदर आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। आप, मैं इनफैक्ट ये बोलना चाहूंगी कि मैंने भी शायद 7 दिन में ही प्रिपेयर किया था, बिकॉज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास ऑब्वियसली किसी के पास टाइम नहीं होता, पहले हम लोग टाइम पे ही काम करते हैं। इनफैक्ट अगर अब से भी हम काम करना शुरू कर दें, ये 7 डेज भी हम डेडिकेटली दे दें अपनी आइसा के एग्जाम को, तो हम प्रॉपरली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जी। ये जो काफी लोग बोलते हैं कि जी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, फेल नहीं हो रहे, उसका एक ही रीजन है कि हम लोग उतनी डेडिकेशन के साथ नहीं करते जितना हमने सी एग्जाम को दिया होता है। क्योंकि आप देखो, सी एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम, हम वो भी क्लियर करके ही आए हैं, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अगर हम वो क्लियर कर सकते हैं तो आइसा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बस द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ हमें करना है, और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। अगर हम लोग टाइम नहीं देंगे तो एग्जाम क्लियर कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग अभी 7 दिन भी तैयारी करते हो तो आप लोग ये एग्जाम पक्का क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले अब एग्जाम को क्लियर करने से पहले हम एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं, हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उसमें किस टाइप की चीजें आएंगी, कितने क्वेश्चंस होंगे। सो बेसिकली एग्जाम के अंदर 240 मिनट्स होंगे आपके, 240 मिनट्स यानी कि 4 आवर्स, 4 आवर्स होंगे आपके एग्जाम में। एंड देन कितने क्वेश्चंस होंगे जी? 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस 240 मिनट्स में साउंड्स गुड, राइट? कि एक क्वेश्चन को आपको एक से ज्यादा मिनट मिल रहा है। बट व्हाट हैपेंस ना इन रियल एग्जाम, जो टाइमिंग होती है, आपको एक तो आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में, कि हमारे माइंड पे प्रेशर चल रहा है कि हाँ जी हमें करना है, क्वेश्चंस बड़े लग रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस पढ़ के समझ नहीं आ रहे, हम थोड़ा डर जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, तो हमें ना वो टाइम ऑब्वियसली कम लगने लग जाता है। तो प्लीज, एक तो अगर किसी के दिमाग में है कि नहीं टाइम बहुत ज्यादा है, 4 घंटे तो बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सीरियस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 4 घंटे भी आपको कम पड़ने लग जाते हैं जब आप रियल एग्जाम में बैठे होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही टाइम को ध्यान में दे करके चलना है। देन आपके आइसा के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। व्हाट इट मींस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब क्या? आपको 100% एग्जाम अटेम्प्ट करना है, 100% एग्जाम अटेम्प्ट करना है। बिकॉज कोई भी अगर नेगेटिव नहीं है, अगर आप लास्ट में तुक्के भी मार के आ रहे हैं कुछ, तो वो तो भी आपके कुछ ना कुछ स्कोर आ सकता है, एंड आपको वो पासिंग मार्क्स तक लेके जा सकता है। दूसरा जी, एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा था कि एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। वैसे एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन और जो ईटी का एग्जाम है था, उसके अंदर आपका ईटी का एग्जाम जो था अभी लास्ट, वो ऑनलाइन हुआ था। उसके बेसिस पे ये डाउट्स आ रहे थे कि अभी जो आपका एटी का एग्जाम भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। बट बेस्ड ऑन द जो आपकी एग्जाम सेंटर्स आए हैं, आपके एडमिट कार्ड्स आए हैं, एंड इवन फ्रॉम द कंफर्मेशन फ्रॉम आईसीआई, इट हैज बीन कंफर्म्ड कि जो आपका एग्जाम होगा इस बार का, दैट वुड बी ऑफलाइन, जैसे आपका हमेशा पहले होता था। ऑफलाइन का होगा, इसका मतलब क्या होगा? आप सेंटर्स पे जाएंगे, आपको एग्जाम पेपर भी मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट पे आपको एग्जाम देना है, ना कि सिस्टम पे बैठ के एग्जाम देना है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट थिंग इज पासिंग परसेंटेज कितनी है? हमारे आइसा के एग्जाम की पासिंग परसेंटेज 60% है। What does it means? It means 120 questions,
are supposed to be right to pass the exam. हमें 120 questions को ठीक करना होगा और अगर हमें एग्जाम पास करना है. सो वेरी गुड इनफ, क्योंकि आप देखो 80 क्वेश्चंस, मैं उल्टे वे में आपको एक बार बोलना चाहूंगी कि आपके पास 80 क्वेश्चंस गलत करने का चांस है. आप 80 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, तो बहुत होते हैं 80 क्वेश्चंस. 120 इज अ गुड मार्क्स, आप आराम से ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ोगे और बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगाओगे और आप 7 दिनों में भी 7 दिन भी पढ़ोगे तो बहुत आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. देन अब हम बात करते हैं, अगर हमें एग्जाम प्रिपरेशन करना है तो जी कहाँ से स्टार्ट करें. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास 7 दिन है तो हम कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना चाहिए हमें. क्या हमें मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए या फिर हमें क्वेश्चन बैंक्स करने चाहिए. मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चन बैंक्स, मैं बोलती हूँ जी बेस्ट अप्रोच क्या आपकी, बेस्ट अप्रोच है आपको दोनों चीजें करनी चाहिए, मॉड्यूल्स भी करने चाहिए और क्वेश्चन बैंक्स भी करने चाहिए. बट हाउ इज इट पॉसिबल. सर उसके लिए तरीका क्या है, मॉड्यूल्स में से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आप उनको गो थ्रू कर लें, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लें, एंड दैट यू कैन डू इन नेक्स्ट 3 days. आप अपने 3 से 4 दिन मॉड्यूल्स पे लगाएं एंड बाकी का जितना भी टाइम बच जाता है आप उसमें क्वेश्चन बैंक्स करें. तो उससे ही हम लोग एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आईसा के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करते हैं. आप अगर ये सोचते हैं कि हम खाली क्वेश्चन बैंक्स करके चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को रट के चले जाएंगे, या हम 100-200 क्वेश्चंस रट के चले जाएंगे, 1000 क्वेश्चंस रट के चले, सर नहीं पॉसिबल है, आईसा नहीं क्लियर होएगा. आईसा क्लियर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको मॉड्यूल्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे. अब आते हैं जी, मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, मॉड्यूल्स हमारे पास काफी ज्यादा है, हमारा सिलेबस काफी ज्यादा है, तो अब हम कैसे करें, सारे मॉड्यूल्स तो हम नहीं पढ़ सकते. तो उसी के लिए मैं अभी सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारे एक तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं एक चीज और शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि हमारा जो आईसा में आज के टाइम पे 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 कोर्सेज चल रहे हैं. वन इज सिलेबस आईसा 2.0 जो कि हमारा ओल्ड सिलेबस है, और अदर वन इज आईसा 3.0 विच इज द न्यू सिलेबस. ठीक है जी. आईसा 2.0 बेसिकली जो जून 2020 से पहले जिन लोगों ने अपना एग्जाम, अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो क्लासेस होती है ना सर 8 आवर्स पर डे वाली 8 क्लासेस जो होती है, वो जिन्होंने लगाई थी 2020 जून से पहले, उनके ऊपर तो आपका एप्लीकेबल है आईसा 2.0. एंड जो आपका उसके बाद जिन लोगों ने कोर्स में रजिस्टर करके क्लासेस लगाई हैं उनके ऊपर आपका एप्लीकेबल है आईसा 3.0. सो अब मैं पहले आपको ये बता रही हूँ कि आईसा 2.0 और 3.0 में फर्क तो हम लोग ऑब्वियसली टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, बट एक आउटलाइन के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस ऑब्वियसली नहीं है. कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है 3.0 में, और कुछ टॉपिक्स को बेसिकली इट इज एन अपडेट वर्जन. सो कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, कुछ को रिमूव किया गया है, एंड कुछ को ऊपर नीचे मिक्स अप कर दिया है. सो मर्ज कर दिया, किसी टॉपिक को किसी चैप्टर या मॉड्यूल से निकाल के दूसरे मॉड्यूल्स में डाल दिया. सो मोर ओवर द सिलेबस इज सेम, बट आपका एक तो परसेंटेज चेंज हो गया, वेटेज, जिस वेटेज पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा आपके जो है कुछ टॉपिक्स इसमें और ऐड हो गए हैं. तो आगे स्टार्ट करते हुए हमारा जो है 2.0 में हमारे, अगर आपको स्क्रीन पे विजिबल है तो 7 मॉड्यूल्स हैं. मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड इनकी जो आपके सामने नेम्स आ रहे हैं, प्राइमर ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इसके अंदर बेसिकली आपका बेसिक ऑफ आईसा, मतलब आईटी का बहुत बेसिक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, DBMS, ये सब कुछ है. एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कुछ ये टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारी वो आती हैं. देन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस सर्विसेज, दिस इज मोर रिलेटेड टू आवर ऑडिट पार्ट, जो हम ऑडिट में करते हैं. रिस्क हो गया, उससे रिलेटेड है ये सारा, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल. फिर उसके बाद आता है आपका गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस. सो ये दिस मॉड्यूल डील्स विद मोरली गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, GEIT जो है हमारा, कॉसो,
कॉर्बिट, वो सब जो था ना, वो हमारा सारा इस मॉड्यूल में कवर होता है. देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स. जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो ये है, आईटी एसेट्स का जो प्रोटेक्शन के ऊपर बात हो रही है. सो इसके अंदर हमारी सारी कंट्रोल्स जो हैं जितने भी हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं. देन फिफ्थ मॉड्यूल इज सिस्टम डेवलपमेंट्स, एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो ये बेसिकली हमारा सिस्टम की डेवलपमेंट से रिलेटेड है. एसडीएलसी की साइकिल्स एंड ऑल जितना भी है, एसडीएलसी का टेस्टिंग एंड ऑल, ये सारा यहाँ पे कवर हो रहा है. दिस इज सॉफ्टवेयर ऑडिट, बिजनेस एप्लीकेशंस. दिस इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल. इसमें से कुछ ज्यादा, ऑल्दो इसमें मार्क्स एलोकेशन है, बट इसके अंदर जैसे ईआरपी से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं. एंड द सेवेंथ वन इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, आपकी जितना भी डीआरपी है और आपका बीसीएम है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हुए हैं. तो अब हम एक बार ये वेटेज चेक करते हैं. देखिए आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे 20% ऑफ वेटेज है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 की. मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स. ठीक है जी. इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस देखो, आपको 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो इसमें से 40 क्वेश्चंस ऑब्वियसली दोनों में से 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है जी. अगर आपको मॉड्यूल्स करने हैं, मॉड्यूल्स आप पहले पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इन दोनों में से मॉड्यूल्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे. आइडल वे तो है जी, आप कम से कम ये दोनों मॉड्यूल्स पूरे पढ़िए. आइडली अगर मैं कहूँ कि क्या करना चाहिए अगर आपको आईसा एग्जाम क्लियर करना है, तो एटलीस्ट ये दोनों मॉड्यूल्स आप पूरे पढ़िए. बाकी सिलेबस में से आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बट एटलीस्ट ये दोनों मॉड्यूल्स आप पूरे पढ़िए. अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है, तो अच्छा स्कोर करना है, आपको बेसिकली अच्छे से क्लियर करना है, तो ये दोनों मॉड्यूल्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे. इसके बाद आपका आता है ये जो पार्ट है मॉड्यूल 2 का. इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना सर, हमारे लिए बहुत इजी होते हैं आंसर करने. रीजन बीइंग, हम लोग ऑडिटर्स हैं, हम लोग को ऑडिट पर्सपेक्टिव समझ में आता है, हम लोग को रिस्क एंड ऑल सब कुछ समझ में आता है, हम पीछे ऑडिट्स में से ये करके आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होता है. इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मॉड्यूल 2 के. तो हमारा अब आप परसेंटेज देखिए कितना कवर हो गया, 53% कवर हो गया. 26 क्वेश्चन तो सर इसमें से भी आते हैं. देन आगे आप एक 7 मार्क्स का या 7% का है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट, इसको बेसिकली मैंने ये क्यों इसके अंदर लिया है, ये जो मॉड्यूल है ये काफी छोटा है कंपैरेटिवली, और इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े से टॉपिक्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस उन्हीं में से घूम फिर करके आते हैं, तो इसमें स्कोर करना काफी आसान है. तो अगर मैं आपको अब बोलती हूँ कि अब आप कैलकुलेट करके देखो, 40, 53 and 7, 60% is what we are trying to achieve minimum है. बट ऑब्वियसली कुछ हमारे ऑब्वियसली इसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोप लेके चलना चाहिए. तो आप इन तीनों, जो भी ये 3 मॉड्यूल्स बचे हैं, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6 में से कोई भी एक कर सकते हैं. आई रिकमेंड मॉड्यूल नंबर 5, क्योंकि इसके अंदर से जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, बिकॉज हम लोग का थोड़ा सा सीए फाइनल में भी कवर हो चुका होता है, हम लोगों ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें पता होता है, थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है. ये 14% का है. ठीक है. इसमें से 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगर आप पूरे सारे मॉड्यूल्स नहीं करते, ये जो मैं कुछ आपको मॉड्यूल्स हाईलाइट करवा रही हूँ, यानी कि अब आपके पास ये 2 मॉड्यूल्स तो आप आउटराइटली छोड़ भी सकते हैं, या इसमें से एक आधा टॉपिक अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, और इनके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर हो सके तो मॉड्यूल 4 ऑलमोस्ट पूरा अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है या किसी ने पहले शुरू कर रखा है, तो आपके लिए जी एग्जाम क्लियर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है. अब हम आगे एक एक मॉड्यूल वाइज उठाएंगे. इनफैक्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड उसके हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, एंड मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आपको थोड़ी सी तैयारी करने में आपको क्या चीज एग्जैक्टली पढ़नी है उसमें हेल्प मिलेगी. ठीक है जी. अब जैसे कि आप लोग के सामने आई है मॉड्यूल नंबर 4. मॉड्यूल नंबर 4 इज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स. मैंने जैसे बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. अगर सब लोग इसको आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा. अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो मैं कहूंगी कि कम से कम, दिस इज माय एडवाइस, कि आप लोग
कम से कम इतने टॉपिक्स जरूर पढ़ करके जाएं। तो अब जैसे इन्फो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हुए अब मैं आपको साथ साथ इनकी ये भी बताती जाऊंगी कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, तो सर एक तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सेंसिटिव और इसकी जितने भी टाइप्स हैं, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड, पब्लिक इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव। दूसरा इसके ऊपर इसकी जो क्लासिफिकेशन साइकिल होती है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो इस हमारा क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, बेनिफिट्स। तो इस टॉपिक में से आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हमारे आते हैं फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। तो ये बेसिकली एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, मॉड्यूल 4 के थर्ड आपका जो फिजिकल एनवायरमेंटल कंट्रोल से जो चैप्टर है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 यही चैप्टर्स अगर आप कर जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उनको फिर भी छोड़ सकते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो आपका लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं और नेटवर्किंग एक्सेस कंट्रोल्स हैं, लास्ट 2 चैप्टर्स एटलीस्ट एंड द लास्ट 3 चैप्टर्स में कहूंगी, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, जो 40 मार्क्स जो आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो घूम फिर करके कहीं ना कहीं उन्हीं एरियाज में से आने वाले हैं। तो अगर आप 3 चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं पूरे अच्छे से तो आप 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। प्लीज मैं बारी बारी स्ट्रेस कर रही हूँ, 40 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आपको आईसा क्लियर करना है तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके अंदर भी मैं फिर भी आप लोग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस आप लोग ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास जी 1 या 2 दिन है मॉड्यूल्स देखने के लिए, आप हमें बिल्कुल जो बिल्कुल जरूरी है वो बता दो, वो टॉपिक्स हम देख लेंगे। उसके अलावा हम तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से भी मैंने बहुत ज्यादा छांट के रखे हुए हैं आप लोग के लिए टॉपिक्स जो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका बायोमेट्रिक डिवाइसेस। सो बायोमेट्रिक डिवाइसेस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, एक तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस के 3 वो है, FRR फॉल्स रिजेक्शन रेट, FAR फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट एंड आपका ERR, ये 3 टर्म्स हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस में। तो जिसके बेसिस पे बायोमेट्रिक डिवाइस कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मतलब कौन सा बेटर है, ये जज होता है। और ये इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनका क्या मतलब है, और कितने टाइप के बायोमेट्रिक डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आपका रेटिना स्कैन हो गया। इनके जो बेसिक ये टर्म्स हैं, और इनफैक्ट 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बायोमेट्रिक में, थ्रूपुट रेट एंड एनरोलमेंट रेट। इन 5-6 एरियाज में से अगर बायो उसमें से क्वेश्चंस घूम फिर करके आते हैं। देन वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, बेसिकली जो हम साइट देखते हैं, अगर क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाते हैं कि आपने एक साइट सेलेक्ट की है, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए या एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, विंडोज होनी चाहिए। तो बेसिकली एक हमेशा हम नॉर्मल हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम अपने घर के हिसाब से सोचते हैं, तो हम सोचते हैं वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए जी, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, विंडोज प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है कि जो आपका डाटा सेंटर्स होते हैं उनके अंदर विंडोज को नहीं, नो विंडोज एरिया माना जाता है बेस्ट, कि विंडोज नहीं होनी चाहिए क्योंकि डाटा के खराब होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, हम लोग अपना अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा हम अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट के हिसाब से आंसर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हम बाकी चीजें तो नॉर्मली सही होती हैं, लेकिन ये विंडोज वाला जो पॉइंट है ना, और लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, अगर स्टोरीज में बिल्डिंग है, एक मतलब काफी सारी स्टोरीज है बिल्डिंग में, तो बीच की लोकेशन होनी चाहिए ताकि कोई जल्दी से एंटर ना कर पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा जो इंपॉर्टेंट फिजिकल एनवायरमेंटल में से फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम्स, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब भी हम फायर इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मेनली ये पूछने का कोशिश करते हैं, एक तो टाइप्स जो होते हैं उसके ऊपर, दूसरा इसके अंदर ना एक हमारी CO2 गैस और हेलोन गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो हेलोन गैस जो होती है HALON, उसको FM200 भी बोलते हैं। ये गैस कंपैरेटिवली सेफर मानी गई है CO2 से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको जो रखनी आपको क्वेश्चंस आएंगे कि कौन से सिस्टम्स बेटर हैं। तो इसके अंदर आपके पास जैसे वेट पाइप हो गया, ड्राई पाइप हो गया, प्री एक्शन हो गया, काफी सारे सिस्टम्स हैं, सप्रेशन सिस्टम्स। एंड देन उस ये तो वाटर बेस्ड थे, गैस बेस्ड
में हेलोन और FM200। तो बेस्ट आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज आपका हेलोन गैस जो है वो बेस्ट मानी जाती है। तो इस मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैंने अभी आपको ये 3 टॉपिक्स बताए हैं, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स वैसे काफी बड़ा चैप्टर है, बट अगर आप ये 3 टॉपिक्स भी कर जाएंगे तो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा, काफी चांसेस है यहाँ से क्वेश्चंस आने के। देन मूविंग फॉरवर्ड, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, एक तो आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद आपके आते हैं कि बेसिकली अगर मैं छोटा सा डिफाइन करूं यहाँ पे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जब आप सिस्टम को लॉजिकली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप उसके अंदर जैसे आप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या थे, जब आप किसी चीज के ऊपर फिजिकल प्रेजेंस को कंट्रोल करते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है, आप अपनी लॉजिकल प्रेजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हम किसी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, मोबाइल को खोल रहे हैं, तो हमें पासवर्ड लगाना पड़ रहा है, दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिविलेज मैनेजमेंट। प्रिविलेज मैनेजमेंट अगर आप वैसे बुक में से पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बस छोटा सा मैं एक वर्ड में बोलूंगी, नीड टू नो, नीड टू डू। जितना उसको पता होना चाहिए उसको उतना ही बताएं, जितना किसी के लिए जानना जरूरी है उसको उतना ही बताएं। अगर ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया, मतलब जितना चाहिए उतना ही उसको बताएं, ये प्रिंसिपल पे आपका ये जितना भी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं ये सारा काम करता है। क्योंकि आप देखो हर एक ऐसे नॉर्मली होता है कि हर साइट पे उतना ही हमें एक्सेस मिलता है जितनी हमें जरूरत होती है। अलग अलग टाइप के एक्सेसेस बने होते हैं, यूजर एक्सेस अलग होता है, एडमिन का एक्सेस अलग होता है। तो ऑल दिस एक्सेस टाइप्स ये जो बने हुए हैं, ये किसके ऊपर बने हुए हैं, कितना हमें जानना चाहिए, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल है। देन एक ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज हमारा ये मैकेनिज्म, इसके ऊपर जी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन का एक तो ना हमें आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के अंदर डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। और इसमें से तो जिस पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बेस क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि जब सिस्टम उस आइडेंटिटी को चेक करता है उस पर्टिकुलर यूजर नेम के आगे कि हाँ जी ये वही पर्सन है जिसने ये आइडेंटिटी प्रेजेंट की है, अगर हाँ तो वो ओके कर देता है, अगर नो तो वहां पे लिखा जाता है एक्सेस डिनाइड। समझ रहे हैं आप लोग, एक्सेस डिनाइड। तो एंड ऑथराइजेशन के अंदर क्या आता है, जितना फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंफर्म हो गया कि सेम पर्सन ही है जिसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो सही है, वही पर्सन डाल रहा है, सिस्टम तो ये मानेगा ना अगर सही है तो वही पर्सन डाल रहा है, तो उसको आप उतना एक्सेस दे दो जितने के लिए वो जितना उसको अलाउड है, दैट इज ऑथराइजेशन। तो ये 3 टर्म्स हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बेस है इस मॉड्यूल का। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगी कहीं से भी पढ़ के तो आपको मॉड्यूल पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। अब आते हैं हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें से मैं कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इसके अंदर। बेसिकली व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यूजर के पास क्या है, यूजर खुद कौन है, who the user is, what the user has and what the user knows, उसको क्या पता है। सो बेसिकली नोज के अंदर तो आगे आपके पिन्स, पासवर्ड्स, राइट, एंड यूजर है के अंदर आ जाता है वो खुद क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसके बायोमेट्रिक्स जो आगे फिंगरप्रिंट्स हो गया, रेटिना हो गया। एंड थर्ड वन इज यूजर के पास क्या है में आ जाएगा आपके पास ये आपके जैसे स्वाइप कार्ड्स होते हैं ना, या फिर ओटीपी मोबाइल डिवाइसेस पे आता है, डिवाइस पे आ रहा है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इन तीनों चीजों का मिक्स करके कोई भी एक से ज्यादा चीज अगर मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली ये किसके ऊपर मैं बता रही हूँ, जो कि आजकल नेट बैंकिंग वगैरह यूज होती है ना, आप देखो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 2 चीजें मांगी जाती हैं, एक तो आपसे पासवर्ड और दूसरा आपसे ओटीपी। पासवर्ड इज व्हाट द यूजर नोज एंड ऑथेंटिक ये आपके जो पिन है या ओटीपीज जो हैं, दैट इज व्हाट द यूजर हैज।
दिस इज नोन एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको क्वेश्चंस कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको क्वेश्चंस में होगा कि एक ही फैक्टर के, जैसे आपको फिंगरप्रिंट और रेटिना दे दिए इकट्ठे एक ऑप्शन में आपको, या फिर पिन्स और पासवर्ड इकट्ठे एक ऑप्शन पे दे दिए, तो वो एक ही पॉइंट को दोनों उसमें डाल देंगे। दैट इज दे हाउ दे कंफ्यूज। आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के क्वेश्चंस जब भी अटेम्प्ट करने हैं, आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में से जो भी 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, has, knows and is, यूजर has, knows and is, उनमें से कोई भी दो कवर हो जाए, एटलीस्ट दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे आते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये समझ लेना कि हम कितना एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर लिस्ट होती है, उसके ऊपर से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, बट मुझे याद आ रहा है, एक्सेस के हमारे टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी एंड रोल बेस्ड, 3 टाइप्स होते हैं। उनमें से पक्का जी एक क्वेश्चन आ ही सकता है आपके पास। देन सिंगल साइन ऑन में से आ सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि इसमें से आएगा ही आएगा, बाकी जो अभी तक मैंने बताया उनमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक जी अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। बहुत सारे हैं हमारी बुक्स में, आप लोग देख सकते हैं, वायरस, वॉर्म्स, जितने भी ये अटैक्स होते हैं ये सारे इसी में कवर्ड होते हैं, और इनमें से तो पक्का 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप और कुछ नहीं पढ़ रहे तो इनके मीनिंग और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंशिएट करते हैं एक को दूसरे से। जैसे वॉर्म और वायरस में क्या फर्क है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं आपके, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स के नाम ले रही हूँ। एक असिंक्रोनस अटैक क्या होता है आपका, उसके बाद स्पूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग और आपकी ये हो गई ये जो हमारे थोड़े से सोशल मतलब ह्यूमंस को टारगेट करने वाले होते हैं ना, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने वाले जो अटैक्स होते हैं। फिशिंग हो गई, मतलब किसी और के सामने कुछ और बन के प्रेजेंट होना, फिशिंग, स्पूफिंग। ये सब के आपको मीनिंग्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो आप कंफ्यूज कैसे होते हो, एक तो आप ट्रोजन हॉर्सेस और लॉजिक बॉम्ब्स में बहुत कंफ्यूज होगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब तक आप लोग क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे इन टॉपिक्स के अंदर, एक एक के आपको थोड़ी सी इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी बेसिक, तब तक आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वायरस और वॉर्म्स में बहुत कंफ्यूजन आता है, ट्रोजन हॉर्सेस के अंदर आप ट्रोजन हॉर्सेस और वायरसेस में कंफ्यूज होते हो आपस में, ट्रोजन हॉर्सेस और वायरसेस में। एंड लॉजिक बॉम्ब थोड़ा सा सेपरेट ही हो जाता है, उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी कंफ्यूजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो सबसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूं ना, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स में से। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब आपका जो लास्ट चैप्टर है इस मॉड्यूल का, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो अब आप जैसे स्लाइड में मेंशन देख रहे हैं, कुछ टॉपिक्स के आगे मैंने लिखा है ऑल्सो इन मॉड्यूल 1। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, क्रिप्टोग्राफी हो गया, फायरवॉल हो गया, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं इनका जो बेस है ना, जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ स्टार्ट है, वो तो आपको मॉड्यूल 1 में मिलेगा। एंड देन इसकी डिटेल्स जो हैं या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको मॉड्यूल 4 में मिलेंगी। तो अगर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो पहले आपको मॉड्यूल 1 में से इनको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको नेटवर्क वाले चैप्टर में मिलेंगे, और उसके बाद आपको मॉड्यूल 4 उठाना पड़ेगा। एंड आई वुड टेल यू कि क्रिप्टोग्राफी एंड फायरवॉल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड स्पेशली क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिए इसमें से 3-4 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, आपका इंक्रिप्शन पूरा कवर होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कवर होता है, डीएससी पूरा कवर होता है, और आपका ये जो है असिमेट्रिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये जो हैश फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्राइवेट की पब्लिक की। अगर आप लोग ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे तो आपने देखा होगा इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, एंड इनफैक्ट वो काफी टफ भी होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप क्रिप्टोग्राफी भी अच्छे से पढ़ ले जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस जो आएंगे, आप, मैं बता रही हूँ कि हमारा जो आईसा का एग्जाम का लेवल होता है, आप उसके क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। क्रिप्टोग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और एक चीज मैं जो बारी बारी आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे बता रही हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी सेम
टू सेम एज इट इज क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे, दैट वुड ओनली बी अराउंड 10 to 15। सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो सेम टू सेम आएंगे। उसके अलावा मतलब आप देखो 200 क्वेश्चंस में से सिर्फ 15 क्वेश्चंस सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। हार्डली बोल रही हूँ मैं, ये भी आए जरूरी नहीं है। तो बाकी के 185 क्वेश्चंस आपको तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड आपको ये भी समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट में क्या है, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है, मैंने इनफैक्ट आपको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है कि अगर ये टॉपिक्स भी आप लोग पढ़ जाओगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, और ये है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग, जो हमारा VPN बेस्ड हमारी टेक्नोलॉजी हमारी जो चलती है, जैसे साइट्स इंट्रानेट पे। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो जब हम वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं तो हम किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? VPN के थ्रू। अब जैसे एक चीज, अच्छा आई मिस्ड इट आउट, क्रिप्टोग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बता दिया। जितना भी हमारा हैश फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, प्राइवेट की, पब्लिक की से रिलेटेड। एंड ये क्रिप्टोग्राफी ना हमारा एक कॉन्सेप्ट, बेस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इस बेस कॉन्सेप्ट पे चलता है। एंड अवेलेबिलिटी के अलावा मैं एक चीज और बोलूंगी, ऑथेंटिकेशन, इसके बेसिस पे चलता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी को ना पता चले कि इसमें, मतलब जिसके लिए इंफॉर्मेशन थी खाली वो ही इंफॉर्मेशन को देखे, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज ना हो, मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए बिना यूजर की एक्चुअल परमिशन के बिना। एंड देन थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, जो बोलेंगे आप। ऑथराइजेशन मैं बोलूंगी, यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है वो यूज होएगा। ऑथराइजेशन मतलब जिसने भेजा था डाटा, जिसका ये डाटा है, वो एक्चुअली उसी के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ताकि सेंडर को आप कह सकते हो सेंडर के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा सके कि हाँ जी आपने डाटा भेजा है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर आपका पूरा क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की या पब्लिक की के जो फंक्शंस है वो काम करते हैं, कैसे एक होगा और कैसे नहीं होगा। अच्छा, प्राइवेट की और पब्लिक की भी मैं 1 मिनट के लिए बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को पढ़ के ये क्लियर नहीं होता ये क्या होता है। सो प्राइवेट की और पब्लिक की बेसिकली एक तरीके की चाबियां हैं, या आप उनको ताला भी बोल सकते हो। एक चाबी से लगता है और दूसरी चाबी से खुलता है। प्राइवेट की जिस ताले की चाबी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉक लगाया है प्राइवेट की से तो वो खुलेगा पब्लिक की से, ठीक है। और अगर आपने लॉक लगाया है पब्लिक की से तो वो खुलेगा प्राइवेट की से। दिस इज हाउ द प्राइवेट की एंड पब्लिक की वर्क्स। सो बेसिकली हर एक चीज और, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास अपनी एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। तो सेंडर के पास भी पब्लिक की और प्राइवेट की है, और रिसीवर के पास भी पब्लिक की और प्राइवेट की है। सेंडर की पब्लिक की सेंडर की प्राइवेट की से खुलेगी या लॉक लगेगा, दोनों का आपस में होता है। मतलब अगर सेंडर की पब्लिक की से लॉक लगाया है तो सेंडर की प्राइवेट की से ही लॉक खुलेगा, और रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाया है तो रिसीवर की प्राइवेट की से ही खुलेगा। तो दिस इज द वेरी बेस ऑफ आपका इंक्रिप्शन, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अगर अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को, अगर आप इसके बाद अब आप टॉपिक को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। देन हम आते हैं फायरवॉल पे। फायरवॉल में से फायरवॉल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? फायरवॉल के अंदर कि एक तो फायरवॉल की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फायरवॉल की कितनी टाइप्स हैं। इनफैक्ट ये मैंने मॉड्यूल 1 में अच्छे से कवर किया हुआ है, हम लोग वहीं ये डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन सिस्टम, एक तो बिहेवियर बेस्ड और आपका जो होता है दूसरा सिग्नेचर बेस्ड, पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सिलेबस में इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है बट इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। अगर आप लोग पढ़ पाए तो ठीक है। वॉइस ओवर आईपी का सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी, अगर आप टॉप करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ वॉइस ओवर आईपी। मतलब इंटरनेट यूज करते हुए, डाटा पैकेट्स यूज करते हुए हम
वॉइस भेज रहे हैं, वॉइस ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। तो आप अगर अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। देन नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज एथिकल हैकिंग। तो अच्छा, एक चीज और, हमें ना जितने डबल नेम्स हैं, डुअल नेम्स अवेलेबल है हमारी बुक में, उनको हमें बहुत ध्यान से रख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऑब्वियसली आ सकते हैं। एथिकल हैकिंग का अदर नेम क्या है, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अदर नेम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो बहुत आपकी कॉन्सेप्ट को, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा टफ की तैयारी कर जाते हैं, लेकिन हम बेस नहीं स्ट्रॉन्ग करके जाते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम। लेकिन अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे और आप बहुत ज्यादा बहुत टिपिकल क्वेश्चंस को, मतलब काफी लोगों के पास, शायद जब मैंने किया था, आई हैड विद मी सीसा का एक क्वेश्चन बैंक होता था, बहुत पुराना, हमारे टीचर्स ने दिया था 2008 का। वो क्वेश्चन बैंक कर गए थे हम, लेकिन हम लोग ना मॉड्यूल्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनको वो नहीं समझ के गए, तो पेपर हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि सीसा के क्वेश्चन बैंक्स में से पेपर नहीं आता, इतना टफ पेपर भी नहीं आता। हमारा जो पेपर आता है बहुत ज्यादा बेस को चेक करता है। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक मीनिंग्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मीनिंग्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अच्छा जी, अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं? आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। जैसा हमने बताया था, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 1। ये है, अच्छा मैं एक चीज और बता रही हूँ कि आपको दोबारा बीच में इंटरप्ट करते हुए, कि मैंने बोला था कि मैं आईसा 3.0 का सिलेबस बाद में डिस्कस करूंगी, पहले 2.0 का कर रही हूँ। बट आई वुड टेल, जो ये टॉपिक्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आईसा 3.0 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको आईसा 3.0 का सिलेबस एक बार गो थ्रू करवाऊंगी, एंड देन ओनली जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जो लोग आईसा 3.0 से हैं, वो लोग भी इसको अभी अच्छे से सुने, ये ना सोचे कि 2.0 का है, बिकॉज ये टॉपिक्स उनके सिलेबस में भी हैं और ये उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने के 2.0 वालों के लिए है। ठीक है जी। हाँ जी, बस ये हो सकता है कि आपका ये टॉपिक इन चैप्टर्स में या इन मॉड्यूल्स में ना होकर किसी और मॉड्यूल में। इनफैक्ट जो हमने अभी मॉड्यूल किया था, मॉड्यूल 4 आईसा 2.0 का, वो बिल्कुल सिमिलर है आईसा 3.0 का मॉड्यूल 5 से। तो आपका मॉड्यूल 5 बिल्कुल सेम है मॉड्यूल 4 से यहाँ पे, और एक दो टॉपिक्स ही हैं जो एडिशनल हैं, उनमें से वो में हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो था वहां पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और यहाँ पे भी। तो आपको ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। नेक्स्ट मॉड्यूल में से ये देखो, जो स्टार्टिंग के 2-3 चीजें हैं ना, जो मैंने लिखी हुई हैं इन स्लाइड्स में, नेटवर्क के बेसिक्स, नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं, बहुत सारे आपको ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं आप खाली वो पढ़ सकते हैं, या अगर आप डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ब्रिजेस पे, गेटवेज पे, राउटर्स पे, स्विचेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपकी बेसिक डेफिनेशन है तो इसमें से फिर कोई भी क्वेश्चन बन के आपके लिए टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो आप ये बेसिक डिवाइसेस की डेफिनेशंस कर लें। एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स और मल्टीप्लेक्सिंग में से चांसेस होते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है, यू कैन गो थ्रू दीज 2 टॉपिक्स। अगर आपके पास टाइम की काफी शॉर्टेज है तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से आना मैंडेटरी नहीं है। अब अच्छा, ये जो 3 टॉपिक्स हैं मैंने अभी दोबारा लिखे हुए हैं, ये उधर भी थे। ओएसआई तो नहीं था मॉड्यूल 4 में, लेकिन ओएसआई मॉडल और आईपी मॉडल्स और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग लेयर्स पे। सो ओएसआई मॉडल तो एक तो आपको हमेशा याद रखना है, ये एक रेफरेंस मॉडल है और इसकी 7 लेयर्स हैं। और इसका आईपी मॉडल जो है वो उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और बेसिकली इनकी कौन सी लेयर का क्या काम है और उन लेयर्स के नाम
एंड उसके ऊपर रन करने वाले प्रोटोकॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पक्का 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1 या 2 ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, बट यस ये डेफिनेट है कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसकी लेयर्स को याद करने के लिए आपको एक्रोनिम्स मिल जाएंगे, वो आप गूगल कर सकते हैं या फिर मैं भी आपको बता दूंगी, लास्ट में मैं आपको दे दूंगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फायरवॉल टाइप्स। फायरवॉल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? एक तो टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एक आपकी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स यहाँ पे बेसिकली कौन सी है? एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल हो गया, दूसरा आपका हो गया वो हो जाता है सर्किट बेस्ड, और एक है आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये तो हमारे टाइप्स हो गई। देन कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती हैं भी कैसे आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है। टाइप्स में अच्छा एक होता है नेटवर्क पे लगाया है या फिर आपने होस्ट पे लगाया है फायरवॉल को, मतलब पूरे नेटवर्क पे लगा दिया है, सिस्टम पे लगाया है सिंगल सिंगल, दैट इज टाइप। और कॉन्फ़िगरेशन में आएगा आपका पैकेट फिल्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन है या सर्किट गेटवे है या एप्लीकेशन लेवल है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपके डुअल होम्ड हो गया एंड देन सबनेट स्क्रीन्ड फायरवॉल। अच्छा इनमें से एक आप याद रख लीजिए, अगर आपके पास टॉपिक को पढ़ने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम नहीं है, एक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको मिलेंगे कि सबसे बेस्ट फायरवॉल कौन सी है। ठीक है, अगर आपके पास उनमें ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास कहीं पे भी एप्लीकेशन गेटवे का नाम है तो आपका हमेशा आंसर एप्लीकेशन गेटवे रहेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं एग्जाम में, आप इनफैक्ट अगर प्रैक्टिस भी करोगे मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह तो उनमें आपको मिलेंगे कि बेस्ट फार्मल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर कौन सा है या फिर टेक्निक कौन सी है। अगर ऑप्शंस में आपके पास है एप्लीकेशन गेटवे तो आपका आंसर हमेशा एप्लीकेशन गेटवे होगा। अगर आपके ऑप्शंस में आपके पास कहीं पे भी DMZ मिलिटराइज्ड जोन या फिर उसका अदर नेम होता है सबनेट, स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, आई रिपीट स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, या फिर DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन, अगर इन दोनों में से कोई भी नाम आपको मिल जाता है तो आपका आंसर हमेशा DMZ या स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल होगा। इनफैक्ट अगर ये दोनों इकट्ठे ऑप्शंस में मिलते हैं तब आपका आंसर DMZ होगा। दिस इज द बेस्ट फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होगा। ठीक है जी, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप पूरा नहीं पढ़ के जा सकते, तो आप कम से कम इतना याद रख सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए आंसर करना बिल्कुल बिना देखे आप आंसर कर सकते हैं। सिंपल सा है, बिना देखे आप आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिप्टोग्राफी और PKI यहाँ पे बेस है इसका, एंड मॉड्यूल 4 में ये कवर हो रहा है। क्रिप्टोग्राफी में आपको बता चुके हैं 2 तरीके के हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो देन ये कुछ अब हमने नीचे लिखा हुआ है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि डाटा वेयर हाउस हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया हमारा, ERP। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है आप इनके बेसिक मीनिंग समझ जाइए और इनमें एक आधे मेन फंक्शंस होते हैं, आप वो फंक्शंस पढ़ के जा सकते हो। थोड़ा सा बहुत थ्योरेटिकल टाइप्स होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, आप क्विक रिवीजन करके जा सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी क्विक रिवीजन इसको करके चले जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दीज आर नॉट वेरी टफ, बट अगर एक बार रिवाइज कर रखे होंगे आपने तो आपके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इजी हो जाएंगे। अच्छा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये थोड़ा आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। इसके 2 से 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं आई गेस, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। बट हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बट इट इज नॉट 100% गारंटेड, इट इज नॉट 100% गारंटेड। 100% में फायरवॉल में से आएगा, अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूं फायरवॉल में से आएगा ही आएगा, क्रिप्टोग्राफी में से आएगा ही आएगा, OSI मॉडल या फिर IP मॉडल में से या प्रोटोकॉल्स, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये बोल्डेड जो है ना, इनमें से तो आपके 100% आएंगे। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट ये 3 टॉपिक्स करके जाएं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज हमारा मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पे है। तो ये एक हमारा ऐसा मॉड्यूल है जिसमें से डेफिनेशंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
क्योंकि इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप्स में भी है। इनकी डेफिनेशंस जैसे डीआरपी क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान क्या होता है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है। ये आप अगर आप अपना मॉड्यूल खोलेंगे तो पहले चैप्टर में ही आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ये इनफैक्ट डेफिनेशंस करके अलग से बना हुआ है पूरा, और उसमें आपको ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज किसको कहते हैं, मतलब हम कितना ज्यादा अगर नुकसान या फिर आउटेज इन द सेंस आप लगा लो सर्वर डाउन होता है ना जैसे, तो कितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हो कि वो आपका कितनी देर तक आप सर्वर का डाउन होना एक्सेप्ट कर सकते हो, दिस इज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज। उसी तरह मिनिमम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑब्जेक्टिव, कितनी कम से कम टाइम में हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव। ये सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। हमारे को थोड़ी सी डेफिनेशंस रीड करके जानी है, इसमें इस मॉड्यूल में से हमारे डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस रॉ बन के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारा इन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बीसीपी के टेस्टिंग टाइप्स, मतलब बीसीपी जो हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है इसको कैसे टेस्ट करना है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बैकअप, फुल, डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल, इसमें से तो जी 100% क्वेश्चन आएगा। एंड इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, कई बार लोगों को डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। डिफरेंशियल इज डिफरेंस फ्रॉम द फुल, सो बेसिकली जब भी पहले फुल बैकअप लिया था उससे अब तक का, उससे लास्ट फुल बैकअप से अब तक का जितना भी डिफरेंस है, जितने भी चेंजेस हुए डाटा में, वो यहाँ पे आते हैं डिफरेंशियल में। एंड देन इंक्रीमेंटल में आता है जो भी लास्ट बैकअप हुआ था, इररिलेवेंट वो फुल था या डिफरेंशियल था या इंक्रीमेंटल था, उससे डिफरेंशियल जो भी लास्ट बैकअप था उससे हमारे जितने भी चेंजेस हैं वो हम इंक्रीमेंटल में लेते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें से आते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो बेसिक मीनिंग आ सकता है कि कौन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। दूसरा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेटर है। बेटर पूछने में भी 3 क्वेश्चंस होते हैं उनके, एक तो कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, स्पीड किसकी ज्यादा होती है, स्पीड होती है मतलब बैकअप लेने की स्पीड ज्यादा है, और दूसरा क्वेश्चन होता है रिकवरी लेने की स्पीड ज्यादा है। तो बैकअप लेने की स्पीड किसमें सबसे ज्यादा है, बैकअप लेने के अंदर तो इंक्रीमेंटल बहुत जल्दी हो जाता है जी, सबसे छोटा बैकअप है। और रिकवरी करने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, फुल, क्योंकि उसमें आपके पास सीधा एक ही बैकअप होता है, उसको डालो और रिस्टोर हो गया, रिस्टोर मैं करने की बात कर रही हूँ। और सबसे हार्ड कौन सा होता है, इंक्रीमेंटल, क्योंकि उसमें काफी सारे बैकअप्स आपको लेने पड़ेंगे। और डिफरेंशियल इज मिडल वन। ठीक है, तो एक तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इनफैक्ट आपके पास बुक्स में एक आपके मॉड्यूल में टेबल भी दी हुई है, कंपैरेटिव दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ेंगे, आपको क्विकली सारे पॉइंट्स इसके कवर हो जाएंगे, आप लोग बहुत आराम से वहां से इसको पढ़ सकते हैं। हॉट साइड कौन सी है, कोल्ड साइड कौन सी है, वार्म साइड कौन सी है, और मिरर साइड कौन सी है। देन दिस वन लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से 100% आपका क्वेश्चन आएगा, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव इज कि आप कितनी देर में, कितनी देर तक, किस टाइम इन पॉइंट, टाइम इन पॉइंट यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है डाटा कब तक का आपको रिकवर करना है, कब तक का डाटा, कब तक, तो बेसिकली डाटा की बात हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोनों, कब तक का डाटा मतलब लास्ट 1 घंटे का डाटा आपको अगर लॉस हो जाएगा चलेगा, कितने मिनट्स का डाटा का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, कितने मिनट्स का डाटा का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव इज कि कितनी देर के लिए आपका सिस्टम बंद हो जाए आप वो बर्दाश्त कर सकते हो। दोनों में फर्क है जी, इसमें डाटा के लॉस कितना हो सकता है और इसमें है डाटा कितनी देर, डाटा या कह सकते हो या इंटरप्शन जो है, इंटरप्शन कितनी देर का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने ये आपको 3 मॉड्यूल्स बता दिए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको करके जाने थे। एंड जो मॉड्यूल 2 है मैंने आपको बताया था वो रिस्क के पर्सपेक्टिव से है, उसमें से आप सिर्फ अगली साइड में इनफैक्ट रिस्क की डेफिनेशन और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आप सिर्फ एक बार पढ़ जाइए, बाकी आप लोग को आता है, आप लोग क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली 2 चीजों को थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। और अब मैं बात कर रही हूँ आपका ये वाला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5 जो मैंने रिकमेंड किया था, आप कर सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
कॉस्टिंग में पड़ी हुई है कुछ चीजें, जैसे PERT डायग्राम और CPM, ये हमने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है अपने, और SDLC हम अपने इस आईसा इस उसके अंदर पढ़ते हैं, हमारा जो ITSM कह लो, या फिर जो इसका का सब्जेक्ट होता था ना, वहां पे हमने SDLC की साइकिल्स। तो बेसिकली SDLC साइकिल्स में जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है, या फिर जो हमें रिवाइज करके जाना है, वो क्या है, IAS ऑडिटर का रोल। हर साइकिल के नीचे हमारे मॉड्यूल्स में ये लिखा हुआ है कि IAS ऑडिटर का क्या रोल होगा, उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है। आप लोग वो पढ़ के वो जरूर पढ़िए। और उसके अलावा नेक्स्ट इज SDLC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स। ये वाले जो टूल्स हैं, ये PERT CPM, इन दोनों में डिफरेंस, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे, अगर आप ये 4 भी पढ़ लेते हैं, इनकी बेसिक समझ लेते हैं, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, जैंट चार्ट्स, तो आप काफी हद तक इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जी। PERT और CPM में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस मॉड्यूल में से 14% है, 28 क्वेश्चन आते हैं। तो SDLC और ये PERT CPM में से पक्का आएगा। SDLC मॉडल्स हमारे पास ये अवेलेबल हैं, आप लोग इनको रिवाइज करने के लिए गूगल पे इनका कंपैरेटिव्स ढूंढ सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग वो एक ब्रीफ कंपैरेटिव में आप पढ़ जाएंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये कुछ मेथोडोलॉजीज हैं, इनके भी आपको फीचर्स, सो बेसिकली दिस इज समथिंग जो आपको क्विक रीडिंग करनी पड़ेगी एक बार, अगर आपको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है जी। तो रेड है आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड देन एजाइल टेक्निक है, एंड देन दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ये आप पढ़ लेंगे। ये बेसिकली इसके अंदर से बहुत ज्यादा डीप में किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। इन सभी ये जो है सबके सिर्फ आप करेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं और थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज टेस्टिंग टाइप्स। टेस्टिंग टाइप्स में से क्वेश्चन, मैं बोलती हूँ कि टेस्टिंग टाइप काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं 2 टेस्टिंग टाइप्स को स्पेसिफिकली स्ट्रेस आउट करूंगी यहाँ पे। एक है फोकस ऑन यूनिट टेस्टिंग के काफी सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, एंड दूसरा इज रिग्रेशन टेस्टिंग। ये यूनिट टेस्टिंग वाला पार्ट काफी बड़ा भी है, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि जो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपने सुना होगा, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो सारा यहाँ पे कवर होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, यूनिट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, उसके अलावा आपकी टॉप बॉटम अप्रोच, काफी सारे टाइप्स हैं इसके, ये आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये इसमें इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर SDLC में से मैं बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पॉइंट, एंड देन थर्ड, एंड देन दिस फिफ्थ वन, इनमें से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, इनमें से पक्का। अगर आप पूरा नहीं पढ़ के जा सकते तो कुछ टॉपिक्स कर जाएंगे तो भी आप क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है आपको ये बताने का, कि हमें मॉड्यूल में से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप 2 या 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप ढंग से बैठ जाते हैं। 7-8 घंटे आप एक दिन में आपको देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ 7 दिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, एंड मिनिमम 7 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, और तो आप ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मॉड्यूल्स में से आप पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी टफ टास्क, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको आराम से। मैं आपको काफी सारी बेसिक्स में मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और उसके अलावा मैं ये भी बता रही हूँ कि किसके आपको क्या मिल जाएगा, जैसे कहीं पे चार्ट्स मिल जाएंगे या टेबल्स मिल जाएंगे, या फिर जो आपको गूगल से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऐसे पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको अलग से स्पेसिफिकली आपके SDLC की साइकिल में एक स्टेप दिया हुआ है। इसके अंदर 2 टाइप्स, अल्फा और बीटा टेस्टिंग पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली दोनों यूजर्स की होती हैं। अल्फा टेस्टिंग इज जब हम डेवलपर के एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते हैं। मैं ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुक में पढ़ के इतनी जल्दी नहीं समझ में आता, तो बस मैं इसलिए एक लाइन में ब्रिस्क क्लैरिटी दे रही हूँ कि अगर यूजर डेवलपर के एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करता है देन इट इज नोन एज अल्फा टेस्टिंग, और अगर यूजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करता है तो दैट इज नोन एज बीटा टेस्टिंग। बिल्कुल प्योरली यूजर की होगी, उसमें जो है कंट्रोल्ड नहीं होगा वो एनवायरनमेंट, कोई भी आके टेस्ट कर सकता है, लेकिन डेवलपर का एनवायरनमेंट थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। तो क्वेश्चन आता है बेस्ट रिजल्ट्स किसमें पता चलेंगे, बीटा टेस्टिंग में।
अच्छा जी, then there are few implementation strategies. ऐसे implement करेंगे, parallelly करेंगे या pilot करेंगे या phased करेंगे या abrupt करेंगे. ये four implementation strategies हैं. इनके basic meanings आप पढ़ सकते हैं, तो आपका ये clear हो जाएगा. तो अभी हमने मोटा मोटा सब कवर कर लिया. अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको 60% लाने हैं, तो जी इसमें से कवर हो रहे हैं. मॉड्यूल 3 में वैसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत देख के जाना है, बिल्कुल 5-10 मिनट लगेंगे इतना सा देखने में जो मैंने लिखा है. अगर आप इतना भी देख जाएंगे तो मोटे मोटे हो सकता है, अगर इसमें से 13% है, 26 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे. अगर ये 10-15 मिनट भी आप पढ़ लेते हैं. बहुत ब्रीफ में लिखा है. इनफैक्ट मैंने मुश्किल ज्यादा मुश्किल मैं खुद ही नहीं पढ़ के करवाती हूँ इसमें से, गवर्नेंस में से, क्योंकि मुझे थोड़ा टफ लगता है. हो सकता है किसी को आसान लगता हो. जिनको आसान लगता हो वो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. जिनको ये मॉड्यूल थोड़ा टफ लगता है वो इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं. जैसे कि आपका ये हो गया रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी. ये तो जी ये हालांकि इस मॉड्यूल में डाला हुआ है, बट दिस इज मोर रेलिवेंट टू अवर मॉड्यूल 2 ओनली. ये हम लोग का रिस्क हमें पता ही है. एक्सेप्ट किसका या टॉलरेट करना किसको कहते हैं, अवॉइड या लिमिट. एक्सेप्ट और टॉलरेट करना मतलब हम उस रिस्क को ही एक्सेप्ट कर लें और कोई भी कंट्रोल ना लगाएं. ठीक है. अवॉइड मतलब अवॉइड करना, उस पूरी सिचुएशन को ही अवॉइड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी बिल्डिंग ही दूसरी जगह पे बना ली ताकि, या फिर हमने कंप्यूटराइज एनवायरमेंट ही छोड़ दिया और आप अपना मैनुअली काम करने लग गए. दिस इज अवॉइड और एलिमिनेट. ट्रांसफर और शेयर के अंदर एग्जांपल आपका आता है मेनली इंश्योरेंस कवर ले लिया. सॉरी. देन ट्रीट और मिटिगेट. ट्रीट और मिटिगेट के अंदर हम जब कंट्रोल्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं. ये हमारा पार्ट हमारा मॉड्यूल 2 से रिलेटेड है, बट दिस इज हाउएवर कवर्ड इन आवर मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3 में कवर्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कवर कर लिया, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको. देन नेक्स्ट इज बेसिक. आप देखो गवर्नेंस वाला जो मैं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली हमारा मोटा मोटा सिलेबस कवर हो चुका है. हमारी 60% से ज्यादा की तैयारी हो चुकी है. 62 प्लस आप ये लगा लो 14% है ना, इसका 14% था मॉड्यूल 5 का, तो आपका 74% हो चुका है. तो अगर आप ये नहीं भी करके जाएंगे तो चलेगा, बट इसका बेसिक आप खाली गवर्नेंस की डेफिनेशन पढ़ जाओ. बिजनेस गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2 पार्ट्स हैं इसके, उनकी मीनिंग समझ जाएं. और एक ये मैं बोलूंगी कन्फॉर्मेंस और परफॉर्मेंस का डिफरेंस और उनका मीनिंग समझ जाओ, तो भी हमारा काम चल जाएगा. इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. अच्छा, एक मैंने ये सेंटेंस लिखा है, IT गवर्नेंस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी अदर गवर्नेंस. सो दिस इज IT गवर्नेंस जो है आपका हमेशा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है कि अदर कोई भी अदर गवर्नेंस, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है, बिजनेस गवर्नेंस हो सकता है, कोई भी गवर्नेंस हो सकती है, उसका हमेशा ही सबसेट, मतलब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये मैंने आपको बस एक क्वेश्चन को आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था. अच्छा, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है ना गवर्नेंस के अंदर, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे इस यूनिट में, दैट इज हमारे GRC फ्रेमवर्क्स. दीज आर गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स. तो इसके अंदर ये हमारे सारे कवर होते हैं. COSO, COVID-5, ISO 38500, ISO 31000. सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. अगर आपके पास अच्छा से टाइम था या आपको आते हैं, आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे करने के लिए. अगर अब आप 7 दिन में इनको प्रिपेयर करने लगते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. एंड कीपिंग इन माइंड कि हमारा इसमें से सिर्फ 13% कवर हो रहा है, आई वोंट रिकमेंड कि आप लोग इस पे इतना टाइम लगाएं. रादर देन डूइंग दिस आप लोग दूसरे करें. बट हाँ, इसमें इतना मैं जरूर कहूंगी कि बस आप इनका ये पढ़ के जा सके, जो कि 5 मिनट का काम है. आप एक तो ये देख लीजिए कोसो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, या COVID-5 कौन सी. जैसे COVID-5 को इश्यू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसाका. ठीक है. अब आप इसाका की एटलीस्ट फुल फॉर्म याद कर लें. कोसो को किसने दिया. अब ISO की क्या फुल फॉर्म होती है. ISO जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ISO ने दिए, ये आपको नाम से पता चल रहा है. तो नेम ऑफ द इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड मतलब जैसे इसके अंदर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि COVID-5 का मेन पर्पस क्या था. जैसे गवर्नेंस है COVID-5 का, तो एक इसमें से रिस्क के स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड है. तो आप थोड़ा सा बस इनके स्टैंडर्ड्स का नाम लिखते कि कौन सा रिस्क के लिए है, कौन सा गवर्नेंस के लिए है, कौन सा कंप्लायंस के लिए है. इतना ये पढ़ जाएंगे और इतना तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. एंड देन COVID-5 के कुछ इनेबलर्स होते हैं, 7 इनेबलर्स हैं हमारी बुक्स में हैं. ये इनेबलर्स, इनके खाली आप नाम पढ़ जाइए.
आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन वही स्ट्रेस दे रही हूँ कि इस चैप्टर का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पार्ट, और जिनको थोड़ी नॉलेज रहती है या फिर जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर चुके हैं, कंट्रोल्स के अंदर यूएस बेस्ड एंटिटीज में काम कर चुके हैं, सॉक्स कंप्लायंस कर चुके हैं, उनके लिए तो इजी रहेगा ये। और जिन्होंने ये नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा टफ पार्ट रहेगा। तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम इस पे टाइम ना इन्वेस्ट कर करके मॉड्यूल 4 और 1 पे अगर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। हमारा अभी यहाँ पे टारगेट जो है वो है एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम को क्रैक करते वक्त हमारे माइंड में हमेशा मार्क्स परसेंटेज इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि किसमें से कितना ज्यादा कवरेज है। बेस्ड ऑन कवरेज हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अदरवाइज हम लोग उन चीजों पे टाइम ज्यादा लगा देंगे जिन पे से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है या ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो हमारा वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो छूट जाएगा। तो जो मैंने पहले डिस्कस किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देन आईटी बैलेंस स्कोर कार्ड में से क्वेश्चन आ सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें से आएगा, बट आ सकता है। आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पढ़ेंगे। तो ये था मोटा मोटा जो हमारा 2.0 का बेस सिलेबस, ठीक है। अगर किसी को इसमें से डाउट्स हो तो आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर। बट पहले अब मैं एक बार थोड़ा सा 3.0 पे 10-15 मिनट लगाऊंगी, क्योंकि मोटे मोटे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं 3.0 के लिए सब सेम है, ये सब वहां पे है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी मॉड्यूल से, मतलब जो अभी यहाँ पे 3rd मॉड्यूल में है उसका मॉड्यूल नंबर कोई और हो, या फिर कोई टॉपिक्स आपस में मिक्स एंड मर्ज कर दिए हो, इसके ऊपर नहीं है। और जो हमारा थोड़ा सा एडिशनल है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है जी। अब ये हमारा मॉड्यूल सिलेबस है हमारा 3.0 का। जैसे मैंने कहा कुछ मॉड्यूल्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। सो बेसिकली जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे 6 मॉड्यूल्स हैं और वहाँ पे 7 मॉड्यूल्स थे। एंड जो 6th मॉड्यूल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये हमारा पहले वहाँ पे 1 मॉड्यूल के साथ मर्ज था, अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया। और इसके अंदर काफी सारे चेंजेस भी हैं, इसके अंदर काफी सारे नए टॉपिक्स डाल दिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था पहले, लेकिन अब आपका ये बिटकॉइंस हो गया, ब्लॉकचेन्स हो गया, ये जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में डाल दिए। बट आप ये देखिए इसका परसेंटेज काफी कम है, 8% है। तो अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज है तो यू कैन कंटिन्यू। और इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आई वुड से रादर देन डूइंग दिस, आप लोग वही क्वेश्चंस जो वो वाले टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं वो पहले पढ़ लीजिए, आपका पेपर क्लियर होने की तैयारी हो जाएगी, आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर, या फिर आपको ये चीजें आती हैं, ब्लॉकचेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपका ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सब कुछ आपको आता है, आपको इंटरेस्ट करता है, तो आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अब मैं परसेंटेज, जैसे यहाँ पे भी अगेन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज था, जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था 2.0 में। यहाँ पे और उसमें सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक एडिशनल है जो कि मेरी ओवरव्यू से मैंने निकाला है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। और इनफैक्ट भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आपको जितना मैंने बताया लेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिस्टम डेवलपमेंट, जो हमने मॉड्यूल 5 वहां पे किया था ना, वो है ये। उसमें से क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोग पढ़ के आए हैं। इनफैक्ट इंटर में अगर न्यू जूनियर्स हैं मेरे से, काफी जूनियर्स जो हैं वो, उनके इंटर में ये कवर हो रहा है, सीए फाइनल में से अब हट चुका है, ये सारा वहां पे कवर हो जाता है, तो आप लोग को आता होता है। देन ये 16 मार्क्स का है गवर्नेंस वाला। अगेन अगर आप गवर्नेंस स्किप करना चाहें तो इसके अंदर 2 चीजें और भी हैं, रिस्क मैनेजमेंट और बीसीएम। बीसीएम ये जो है, ये सेक्शन हमारा मॉड्यूल 7 जो था ना 2.0 का, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, उसमें से ही कवर हो रहा है। तो आप ये वो वाला पार्ट, और रिस्क मैनेजमेंट ये जो हमारा हो गया मॉड्यूल 2 और 3 में से कुछ आ रहा है, उतना कर जाएंगे तो 16 में से आधा काम तो हो जाएगा आपका, 8% का काम हो जाता है। तो आप ये देखो 22 + 18 कितना हो गया हमारा, 40 और 8 की अगर हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं 48। अब आपके पास क्या बचते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस 18 मार्क्स का ये है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट 18 मार्क्स का ये है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इन तीनों में से कोई भी एक भी अब अगर आप थोड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये जो है ना हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो आपको अगली स्लाइड्स में मैंने कवर किए हैं। बाकी ये जो हमारा डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ये सारा यहाँ पे कवर हो रहा है। जो हमारा वहाँ पे मॉड्यूल 1 में था ना, वो यहाँ पे कवर हो रहा है।
और ये ऑडिट सिस्टम, ऑडिट प्रोसेस के अंदर हमारा इसको भी बहुत डिटेल में, अगर हम ये नहीं भी पढ़ते ना, तो हमारा ये जो ऑडिट वाला पार्ट होता है, ऑडिट चार्टर क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है, ऑडिट से रिलेटेड जितना भी है ना, वो सारा यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अगर हम ये मॉड्यूल नहीं भी करते, इसके क्वेश्चंस हम लोग आंसर कर पाएंगे काफी हद तक, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड है। आईटी इतना नहीं है इसमें जितना ऑडिट है इसमें। तो मूविंग फॉरवर्ड, इनमें से कोई भी आप एक चैप्टर का स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं भी देते तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। Then अब जैसे मैं बोला, मैं सिर्फ एडिशनल टॉपिक्स इसके कवर, एडिशनल टॉपिक्स कवर किए हैं, बट ये कुछ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3.0 को ध्यान में रखते हुए। मैं तक सिमिलर है जो अब का नया सीसा का जॉब मटेरियल है। तो जब मैंने सीसा दिया था उसका वो उस टाइम पे जो सिलेबस था वो ही हमारा आईसा 3.0 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीसा में माने जाते थे वही आईसा में भी रहेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। तो पीआईआई इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पक्का आता है सीसा में। तो मैं यहाँ पे भी आपको बोलूंगी कि क्योंकि पीआईआई पे स्ट्रेस 2.0 में इतना नहीं था जितना कि 3.0 में है, तो पीआईआई आप जरूर ढंग से करके जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है। दिस इज नाउ मोर स्पेसिफिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3.0। नेक्स्ट इज आपका जो सिस्टम डेवलपमेंट एक्विजिशन वाला मॉड्यूल है, एसडीएलसी का बेसिक तो हमने जो सारा मॉड्यूल 5 वहां पे 2.0 में किया वही है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि वहां पे नहीं थे। दीज आर द न्यू टॉपिक्स एंड हैव इंपॉर्टेंस। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। CMM मॉडल जो है, CMMI इसको बोलते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। इसके जी 5 स्टेप्स होते हैं, आप 5 स्टेप्स पढ़ के जाइए और उनके छोटा छोटा मीनिंग जो है आप वो करके जा सकते हैं। उसमें बस सिंपली कि स्टेप में क्या होता है, जैसे इनिशियल फेज हो गई एंड 5th फेज के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, तो स्टेप वाइज होता है ये। 5 स्टेप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो इसमें से क्वेश्चन आता है। अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे 3.0 में अपनी सीसा की अंडर.0 में एग्जाम्स हुए नहीं है। अगर हुआ होगा तो एक आधा अटेम्प्ट हुआ होगा, तो उससे ज्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि 2020 में लॉन्च हुआ है। तो अगर 2020 में कोई पेपर आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज 2021 में तो ये पहला ही एग्जाम हो रहा है। 3.0 पे अभी तक पेपर्स नहीं हुए हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग सीसा के हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है। तो दिस कॉन्सेप्ट, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। उसके अलावा जो हमने एसडीएलसी मॉडल्स वहां पे किए थे वो तो थे ही। यहाँ पे 2 नए टॉपिक्स हमारे जुड़े हुए हैं, दैट इज डेवओप्स। डेवओप्स इज डेवलपर्स प्लस ऑपरेशंस। डेवलपर्स प्लस ऑपरेशंस ये एक एनवायरनमेंट का नाम है। इसमें कैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हम जो करते हैं, नए तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग को मिल जाएगा, दिस इज नॉट वेरी टफ। और ये डेवलपमेंट, सिक्योरिटी प्लस ऑपरेशंस, ये 2 एनवायरनमेंट्स जो हैं ये नए हैं। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट ये 2 एनवायरनमेंट्स करके जाइए। एंड देन चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है, मतलब जो आपके वर्जन आते हैं ना, बारी बारी चेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर में या किसी भी हार्डवेयर में, ये सब यहाँ पे कवर रहता है फ्रॉम दिस एसडीएलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये वाले टॉपिक्स एडिशनली करके जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज मॉड्यूल 4 में से मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और पैच मैनेजमेंट पे सर 100% क्वेश्चन आएगा। पैच मैनेजमेंट पे अगर वो 3.0 के हिसाब से आपको पेपर बना के देंगे ना, तो पैच मैनेजमेंट पे 100% क्वेश्चन आएगा। पैच मैनेजमेंट बेसिकली क्यों की जाती है, थोड़ा सा ब्रीफ। पैच मैनेजमेंट की जाती है आपकी जो सिस्टम के अंदर, जैसे एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली डेली न्यू रिस्क अराइज होते हैं, तो उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए न्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। न्यू रोज की रोज चेंजेस होते रहते हैं, तो जब भी हम चेंज करते हैं तो पैचेस में चेंज करते हैं। सो एक बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट हमने एक चेंज बनाया, कुछ मॉड्यूल्स में चेंज होएगा एक सिस्टम की, तो उसका एक पैच क्रिएट किया जाता है एंड देन उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो बैकएंड से भी हो सकता है और सिस्टम, जैसे विंडोज में आपके रेगुलर अपडेट्स आते हैं,
रोज ही आता है कि विंडोज अपडेट करनी है, विंडोज अपडेट करनी है। तो वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ योर पैच मैनेजमेंट। तो ये पैच मैनेजमेंट पे 100% क्वेश्चन आएगा। 3.0 को 100% क्वेश्चन आएगा। 2.0 में दिस इज नॉट कवर्ड। 2.0 जो सिलेबस था हमारा, उसमें ये टॉपिक ही नहीं है। यहाँ पे ये टॉपिक है। सबको आवाज, सबको साउंड विजिबल है, सॉरी ऑडिबल, सबको ऑडिबल है क्या? हेलो, सबको ऑडिबल है क्या? हाँ जी ऑडिबल है जी, ऑडिबल एकता जी जी बिल्कुल ऑडिबल है एकता जी। ओके ओके ऑडिबल है जी। ओके ओके, अच्छा Audible सर, है, audible है एक अब जो चल रहा है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। इसमें मॉड्यूल 4, बस हमारे जो टॉपिक का कवरेज था उसमें लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, जो आज की हमारी पावर पॉइंट या फिर जो आज के हमारे वेबिनार का नेक्स्ट पार्ट है उस पे आ जाएंगे। सेम वाला टॉपिक सेम है, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3.0 में ये है, 2.0 में नहीं है। दिस इज न्यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देन एक ही हमारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, तो मैं इसको मान के चल रही हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर आपका आ सकता है। एनालिसिस ऑफ रिस्क्स एंड थ्रेट्स, इसके ऊपर आप इसकी थोड़ा सा मीनिंग आप लोग पढ़ के जा सकते हो और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, ये तो जो था अब तक का हमारा पार्ट 1 था। हमारे सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस जो है उसमें से आपको मॉड्यूल्स में से क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं जी, अब मॉड्यूल्स तो हमने पढ़ लिए या जो भी है हमें समझ में आते हैं नहीं आते हैं। अब हम क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना चाहते हैं। वैसे आइडल अप्रोच, जैसे मैंने पहले भी कही थी और मैं लास्ट तक यही कहूंगी कि आइडल अप्रोचेस आप मिक्स करें दोनों चीजों को। अगर आप मॉड्यूल्स भी पढ़ें और क्वेश्चंस भी करें, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी भी एक को करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ के जाएंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स करके जाएंगे तो भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मॉड्यूल्स करें एंड देन प्रैक्टिस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है या फिर कहाँ कहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है अभी एज एट प्रेजेंट बाय आईसीआई। मैं आईसीआई के क्वेश्चन बैंक्स की बात करूंगी। अदर देन आईसीआई मटेरियल्स, आप लोग को मैं एक बार ये रिकमेंड करूंगी हमेशा आप लोग को प्रेफर आईसीआई का मटेरियल करना है। सेकंड और या फिर अदर मटेरियल इज नेक्स्ट टू आईसीआई मटेरियल, एंड बिफोर यूजिंग एनी अदर मटेरियल यू प्लीज चेक द रिलायबिलिटी ऑफ दैट सोर्स, बिकॉज आंसर्स की रिलायबिलिटी आईसीआई की मटेरियल की जितनी ज्यादा है उतनी किसी और सोर्स की नहीं होगी। मैं किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि वो सही है या गलत है। बस आई विल चेक कि आप लोग किसी भी मटेरियल को रेफर करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी एंड उसकी रिलायबिलिटी आप एक बार जरूर चेक कर ले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले। अदरवाइज ऐसा ना हो जो आपने किया था वो भी खराब हो जाए, राइट। अब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। कुछ तो जी हमने अगर मॉड्यूल्स हम पढ़ते हैं तो उनके पीछे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बिहाइंड द चैप्टर्स। सो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अगर हम ईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो हमारे लिए तब ज्यादा रेलेवेंट है। फॉर द एग्जाम ऑफ एटी के लिए वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो आप लोग अगर अभी एटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ईटी आप लोग का क्लियर हो चुका है, तो आप लोग उनको मिस आउट कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास टाइम है, क्विकली रिवाइज कर सकता है, आते हैं उसको, तो वो रिवाइज कर ले, अदरवाइज उसको मिस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईसा का कंसोलिडेटेड मैनुअल है जी। आईसा ने एक पूरा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जो इसमें मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मॉड्यूल 1 के कौन से क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल 2 के, हर मॉड्यूल के कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 300 400 अलग अलग मॉड्यूल्स के दिए हुए हैं। एंड देन आईसा ने वैसे तो 7 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 एंड 7 वो दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं एक्चुअली मान के चल रही हूँ कि टोटल आपके 6 ही मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। तो आपके पास 6 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और कुछ ये आईसा का कंसोलिडेटेड मैनुअल है। तो आपके पास इन ऑल कितने क्वेश्चंस हैं सर? 991 क्वेश्चंस तो आपके कंसोलिडेटेड मैनुअल में हैं और 200 एक मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं, तो आप लगा लीजिए 1200 क्वेश्चंस आपके इसमें हैं मॉक टेस्ट पेपर्स आपके अंदर। तो अराउंड 2100 1000 ये 2200 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए आपके
आपके पास ICI ने दिए हुए हैं। तो अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर जाते हैं, 2100 क्वेश्चंस पूरे पढ़ जाते हैं, तो जी इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। नहीं तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर्स, एंड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताए थे जैसे 4, 1 और 7, उनके आईसा कंसोलिडेटेड मैनुअल में से क्वेश्चंस, ये अराउंड आपके 400 to 500 क्वेश्चंस बैठेंगे। 500 क्वेश्चंस वो एंड 600 ये। अगर आप लोग ये 1100 क्वेश्चंस भी कर जाते हैं तो आपकी गुड फेयर इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए दीज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ये तो था हमारा, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स और जो मैनुअल है ये काफी पहले इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी, दैट इज अराउंड आप लगा लो 3-4-5 साल पहले इशू हुआ था। तो दिस इज बेस्ड ऑन 2.0। 3.0 के लिए अभी तक स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, कोई भी अलग से क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग को इसी में से पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है उन चीजों की जो कि 2.0 में नहीं था, जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, उनकी तैयारी कहाँ से करें, उनके लिए हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए सर या तो आप लोग, ऑब्वियसली ICI ने कोई मटेरियल नहीं दे रखा, या तो आप लोग जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे वाले क्वेश्चंस, उन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड खाली वो पढ़ के जाइए। अदरवाइज आप लोग वो टॉपिक्स, क्योंकि सीसा के अंदर कवर हो रहे हैं, सीसा के अंदर वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो आपको गूगल करने पे सीसा के कुछ क्वेश्चन बैंक्स मिल सकते हैं या फिर उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको सेम बताया था, पैच CMMI बताया, कि इतना डीप में जाने के लिए, क्योंकि सीसा इज कंपैरेटिव, तो डीप नहीं आएंगे, क्योंकि अभी कोई ICI ने रिव्यू मैनुअल, आई होप दे विल सून पब्लिश फॉर 3.0 आल्सो, बट अभी तक कुछ नहीं आया है। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी लेवल के होंगे जो कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप टॉपिक पढ़ के गए तो आप लोग कर पाए। ठीक है जी। अप्रोच क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू अ क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पेपर में बैठते हैं, हम कितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं, जैसे मैंने कहा हमारे पास सेम क्वेश्चंस उठ के नहीं आते हैं, हार्डली 5 to 10 या फिर 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे, सेम होंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे सामने नए हैं, हमारे ऊपर एग्जाम में पेपर में काम करने का, और ऊपर से हमारे पर ये भी होता है कि हमें पास होना है, एक ये प्रेशर भी होने अगली बार पास है। तो हमें ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या ध्यान में रखना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस कम हो जाएं। एक तो देखो, जो कंपैरेटिवली इजी होता है और जो 80 का एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है हमारा थोड़ा सा टफ होता है। आई वोंट से कि बहुत टफ होता है, बट यस थोड़ा सा टफ होता है। ईटी के जितने आसान क्वेश्चंस नहीं होते, 80 में थोड़े से क्वेश्चंस टफ होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन के ऑब्वियसली 4 MCQs में होता है सारा पेपर, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो उन 4 ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस तो पक्का एक जैसे लगेंगे, तो आपको उनमें से 2 में से राइट चूज करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये 80 में ज्यादा रहती है। ईटी में क्या होता है, ईटी में ऑलमोस्ट ऐसे गलत है तो एक ही राइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस ड्राफ्टेड होते हैं, या क्वेश्चंस की आप फ्रेमिंग की बात करें, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो इस तरीके से बने होते हैं कि एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस में डाउट क्रिएट होता है। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है ना, पहले तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस को दोनों को साथ साथ मत पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं कि आधा सेंटेंस का क्वेश्चन पढ़ लिया फिर एक ऑप्शन पढ़ लिया। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा जल्द क्वेश्चन पढ़ लिया, आधे बीच में आंसर शुरू कर दिया, फिर बीच में क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर बीच में आंसर पढ़ लिया। इससे कुछ नहीं होगा जी, सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं होगा, आप कभी भी राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज्यादा शांति से, बी कूल, बहुत ज्यादा
कूल ठंडे दिमाग से सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। अगर हो सकता है तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। अगर आपको वो एक बार में प्रॉपर्ली समझ में आ गया और आपको आंसर आता है, क्वेश्चन इजी है, तो इट्स गुड इनफ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़े, एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़े। एंड उसके बाद आप सारे आंसर्स जरूर पढ़े। कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है इसलिए आपने ऑप्शंस ही नहीं पूरे पढ़े। कई बार क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें एक से ज्यादा, मैंने कहा ना, एक से ज्यादा आंसर होते हैं। आपको उसमें से कोई बेस्ट आंसर बताना है या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने हैं। अगर आपने सारे ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ा तो आपने ऑल्दो आंसर राइट किया था बट इट माइट नॉट बी राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस के जितने भी आंसर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से शांति से पढ़ें। पहले क्वेश्चन पढ़ें प्रॉपर्ली, देन एक एक ऑप्शन पढ़ें एंड देन ठंडे दिमाग से उसका आंसर सोचें, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज ना करें अपने आप को, बारी बारी क्वेश्चंस और बारी बारी आंसर्स पढ़ के, बीच में क्वेश्चन बीच में आंसर पढ़ के ऐसे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। अच्छे से क्वेश्चन पहले शांति से पढ़ो, आंसर पढ़ो। 1 मिनट तो आप मान के चलो आराम से है आपके पास हर क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगता भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको आते नहीं होते तो आपको वैसे ही टाइम लगाना होता, तो इसीलिए 1 मिनट इज फेयर इनफ। आप आराम से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, आंसर भी पढ़ सकते हो, जल्दी नहीं करनी है हमें। तो उससे क्या होगा, हमें बारी बारी क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वही क्वेश्चन पे आराम से एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में आंसर करेंगे तो आराम से समझ में आएगा, आराम से आंसर आएगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होएगा। हाँ जी, हमें आता है, तो आगे एग्जाम को करने में हमें हेल्प मिलती है। दूसरा, हमें क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जिस्ट क्या उस क्वेश्चन की, व्हाट इज द राइट थिंग दैट क्वेश्चन को समझेंगे ढंग से नहीं, वी वोंट बी एबल टू आंसर करेक्टली। एक ये जो कुछ ना एटी के एग्जाम में, आपके ईटी के एग्जाम में नहीं होते, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं क्वेश्चन में एंड इन फैक्ट दोस वर्ड्स आर ऑलरेडी हाईलाइटेड। वो बोल्ड भी होते हैं और बड़े होकर के भी लिखे होते हैं। जैसे ये वर्ड्स मैंने लिखे यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव, लीस्ट पॉसिबल, मोस्ट क्रिटिकल, बेस्ट, फर्स्ट, नॉट या फिर कंसर्न, इस टाइप के वर्ड्स मेंशन होते हैं। तो आपके जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना तो ऑब्वियसली 100% उनमें एक से ज्यादा आंसर सही है और हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो। आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, पूरी जजमेंट भी लगेगी। और हो सकता है कुछ तो आपके मॉड्यूल्स में एज इट इज सेंटेंसेस लिखे होते हैं, आपको पता होते हैं वहीं से आने वाले हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ऐसा कोई भी वर्ड है तो उसको बहुत आराम से, बहुत शांति से, उस क्वेश्चन को तो कम से कम 2 बार पढ़ना है उस क्वेश्चन को। और जो ये कंसर्न मैंने लिखा है ना, कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न का होता है मतलब इशू। तो कई बार ये नेगेटिव वे में होता है दिस, और ये कई बार पॉजिटिव वे में होता है। नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब क्या है? कई बार तो हम ये बोलते हैं कि हमें क्या, किस चीज से दिक्कत हो सकती है। कंसर्न इज लाइक दैट, किस चीज से दिक्कत हो सकती है। इसकी हिंदी, इस वर्ड की हिंदी करना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इट माइट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये वर्ड्स अगर आपको लिखे हुए हैं तो आप क्वेश्चन को 4 बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें, कम से कम एक से ज्यादा बार पढ़ें, और फिर ही उसके आंसर्स को भी अच्छे से पढ़ें और फिर ही आंसर करें। तब जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होने के चांसेस ठीक है। और बहुत आराम से करने हैं, पजल नहीं होना, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है कूलली। एंड आप अगर सही आंसर करेंगे, एक आंसर आप सही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप आगे आराम से आंसर्स कर सकते हैं। देन हमारा आगे आता है, कई बार ना क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, 3-4 स्टेटमेंट्स का या पैराग्राफ का होता है, तो हम देखते ही डर जाते हैं। सर, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा नॉर्मली उतना ही सिंपल आंसर होता है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा नॉर्मली आंसर इज सिंपल। तो आप उसको बस एक बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ो, आपको आंसर उसका आता ही होगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो उतना कॉम्प्लेक्स होगा। इनफैक्ट जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती है ना, छोटी स्टेटमेंट्स, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो बड़े क्वेश्चन से हमें नहीं डरना। दूसरी बात है, ये लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, लिंकेज नहीं होती है, ऐसा नहीं है, और हमें लिंक करना भी नहीं है पेपर में। हमें ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन को आपको टाइम के हिसाब से अगर 1-1.5 मिनट या 2 मिनट आप किसी क्वेश्चन पे लगा चुके हैं तो आपको उस क्वेश्चन से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, 100% अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए हमें बारी बारी पुराने क्वेश्चंस के साथ लिंकेज करके टाइम वेस्ट नहीं करना। पुराने क्वेश्चंस जो हमें आते हैं उन पे चलना है, जो नहीं आता उनसे हमें मूव ऑन करते रहना है। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
देन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं क्वेश्चंस को करने की। एक तो हम हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ऑडिटर का ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को ऑडिटिंग के परस्पेक्टिव से ही हमें आंसर करना है, तो वी विल बी एबल टू डू द राइट ऑप्शन सिलेक्शन। दूसरा है हमारा एब्रीविएशंस। सर एग्जाम में एब्रीविएशंस आती हैं, मेरे एग्जाम में, खुद के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस एब्रीविएशंस के थे। तो एब्रीविएशंस इज समथिंग जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर हमने पढ़ रखी है तो हमें आती होंगी। तो आपके मॉड्यूल्स में जितने भी जगह पे एब्रीविएशंस गिवन है, मॉड्यूल 4 में भी हैं काफी सारी और फर्स्ट में भी हैं। जैसे आपका अब ये सिंपल सा था, मैंने OSI मॉडल बोला, तो इनफैक्ट मेरे खुद के एग्जाम में OSI की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, इतने कंफ्यूजन होते हैं। अब एस जो है ना, एस वर्ड के चारों ऑप्शंस में एस में वर्ड में अलग मीनिंग था, एक में ओपन सोर्स लिखा हुआ था तो एक में ओपन सिस्टम लिखा हुआ था, तो यू गेट कंफ्यूज विद इन द वर्ड्स। तो आपको एब्रीविएशंस ढंग से करके जानी है। किसी भी मॉड्यूल में से कोई मॉड्यूल्स की आप फॉर्म क्या है, इसाका की क्या है, उसके अलावा आपका ये जो है RTO हो गया, RP हो गया, हर मॉड्यूल्स में है अपनी अपनी एब्रीविएशंस। आपको एब्रीविएशंस पे पूरा स्ट्रेस देना है, अच्छे से पढ़ के जानिए, उनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, आपका नेक्स्ट इज कुछ आंसर्स हमारे ऑब्वियस आंसर्स होते हैं, कुछ बार क्वेश्चन सिंपल से आ जाते हैं, उनमें अगर ये वाले आंसर्स आपको मिल जाएं तो आपको उस पर ठीक कर लेना है, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके आंसर्स हमेशा ठीक रहेंगे। जैसे हमारे अगर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे CO2 या CO2 अगर गैस है तो हमारे लिए, या फिर ह्यूमन को बचाना है, या फिर ऐसी एनवायरनमेंट बन गया कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर खतरा है, तो हमेशा हमारे को दिमाग में ये रखना है कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन इंडियन हम लोग कई बार सोचते हैं कोई भी नहीं, एक आधा आदमी तो मरा है, 1-2 बंदे मर गए, क्या हो गया, नहीं, यहाँ पे ग्लोबल अप्रोच काम करती है। जैसे ग्लोबली ये माना जाता है कि एवरी लाइफ मैटर्स, तो एवरी लाइफ मैटर्स। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारी पहली प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके सिस्टम्स को कुछ भी हो जाए, आपके डाटा को कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वर्क्स बिहाइंड दीज क्वेश्चंस। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। तो आप ये नहीं सोचोगे कि डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी मर गया कोई बात नहीं, नहीं जी। क्वेश्चंस करते टाइम आपके दिमाग में जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ह्यूमन लाइफ इज मस्ट, टू सेव अ ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर स्टेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस में होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जैसे शेयर होल्डर्स का स्टेक बचाना या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ। तो अगर आपके पास शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स आंसर में है, तो आपका आंसर हमेशा शेयर होल्डर्स को बचाना रहेगा, शेयर होल्डर्स को बचाना रहेगा। देन ऑल ऑफ द अबव, कई बार ऑप्शन all of the above is there in the options। अगर कभी क्वेश्चंस में all of the above दिया हुआ है तो नॉर्मली आपका चांस जो होता है कि यही होता है कि सारे, वैसे ये हमारा ET एग्जाम में ज्यादा काम करता है। AT एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आना मुश्किल है कि आपको ऑप्शंस में दिया होगा all of the above और आप वो टिक कर देंगे। AT में मुश्किल होता है, ET एग्जाम में ज्यादा आता है। देन सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके ये जो है एक हमने लिखा अलाइनिंग IT गोल्स विद द बिजनेस गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड अब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक तो हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा बिजनेस का, वो होता है बिजनेस को रन करना एंड प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो हमें कभी भी जो IT है उसको वो नहीं करना है, डबल IT जो है हमारी वो उसको ओवर नहीं करना है उससे, मतलब IT शुड बी अलाइंड विद बिजनेस गोल्स, बिजनेस गोल्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि IT सुपीरियर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है हमेशा बिजनेस बड़ा है, IT उसके नीचे है, उसके नीचे रहेगी और उसके साथ अलाइनमेंट में होनी चाहिए, उससे ऊपर उठ के नहीं जाएगी। तो आपको ये जो मैंने बताए ये 2-3 पॉइंट्स, ये अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के आपको उसके अंदर ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो दीज विल बी ऑलवेज द राइट ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड।
अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास काफी आता है जी, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं? क्या वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं या बहुत इजी होते हैं? सर जैसे सीए का एग्जाम होता था ना, मेरा इसका सिंपल सा आंसर रहता है कि जैसे सीए का एग्जाम होता था, हमारा ये एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही होता है। इट इज ऑलवेज अ मिक्स। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस ही बहुत मुश्किल हैं, सभी क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इजीली सारे आते हैं। तो इट इज अ मिक्स। आप पढ़ के जाओगे तो आपके लिए करना आसान है, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपके लिए करना मुश्किल है। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, और वो डिपेंड करता है किस टाइम पे एग्जाम हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ सीए के एग्जाम्स में से 4 में से एक पेपर तो मुश्किल आ जाता है, या इस बार ये पेपर मुश्किल आया तो अगली बार ये पेपर मुश्किल आएगा। दूसरे आईसा का एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। इस बार जैसे बीइंग एन इलेक्शन ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग द पेपर टू बी इजी, बट हो सकता है मुश्किल आ जाए, क्योंकि सीए के एग्जाम्स तो काफी टफ आए हैं अभी जो चल रहे हैं। लेकिन आईसीए के एग्जाम में मुझे जो एक्सपेक्टेशन वो ये है कि वो पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेंबर्स के लिए बना हुआ है एंड इलेक्शन ईयर है, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना कि हम पढ़े ना, हमें पढ़ना है, ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि पेपर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़ा इजी आएगा, तो आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस हमेशा मिक्स में रहेंगे, कुछ इजी होंगे कुछ मुश्किल होंगे। 60% क्वेश्चन तो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा पढ़ के गए हो। तो पास होना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पास आप आराम से हो सकते हो। नेक्स्ट ये है जी हमारा आज की सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं बोलूंगी हाउ टू डू द गेस वर्क। अब हमें जितने क्वेश्चंस आते थे वो तो ठीक है, हम लोग मार्क कर देंगे, लेकिन जो नहीं आते अब उनका क्या करें, उनको कैसे करना है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उन क्वेश्चंस को कैसे करें जो हमें नहीं आते, या हमें करने हम अब, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया शुरू में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो ऑब्वियसली 100% अटेम्प्ट करना पेपर को बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आप अगर आपने गलत कुछ कुछ जो तो आपने तुक्के भी मारे हैं, गेसिंग भी करी है, उसमें से भी अगर आपके कुछ ठीक हो जाते हैं, तो इट इज एन ओनली एन एक्स्ट्रा बेनिफिट टू यू। आपको वो, अगर आपने 40-50 क्वेश्चंस आपको सही आते हैं और आपने बाकी आप लगा लो 150 क्वेश्चंस में आप तुक्का मार रहे हो, मैं कह रही हूँ 150 क्वेश्चंस में आप लोग गेस कर रहे हो, तो उसमें से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी ठीक कर देते हो, सॉरी 120 मार्क्स है ना, सॉरी 120 80 क्वेश्चंस आप लगा लो, 100 क्वेश्चंस आपने सही करे और बाकी के 100 क्वेश्चंस में आप गेस कर रहे हो। 100 क्वेश्चंस में से अगर आपके 20 भी ठीक हो जाते हैं, वेरी लो परसेंटेज राइट, 20 भी आप ठीक कर देते हो तुक्कों में, तो गेसिंग पार्ट कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सही टेक्निक से गेसिंग वर्क करोगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक ये कुछ इस टाइप की शीट मिलेगी, ऑप्शंस 4 होते हैं, यहाँ पे 5 बने हुए हैं, हमारे एग्जाम में 4 ही ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। तो जो आपने क्वेश्चंस कर लिए, जो आपको आते हैं दैट इज गुड, वो तो ठीक है, एबीसीडी जितने आपने क्वेश्चंस कर लिए वो तो ठीक है। एक लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पहले क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं, आप या तो अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो दूसरी बात, उन क्वेश्चंस को जब आपने पढ़ा था तो उसका आपको रफ आइडिया, मतलब कौन से 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, आप लोग वो भी साथ के साथ मार्क करते चलिए, ताकि आप जब गेस वर्क करें, और गेसिंग जो है ना हमेशा लास्ट में करनी है, आपको ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं करनी। आपको ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब जब आप स्टार्टिंग से एंड एग्जाम कर रहे हो, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस को ओएमआर शीट पे भरना है जिनके लिए आप क्वाइटली श्योर हैं कि आपको ये आंसर सही है। जिनके लिए आप क्वाइट श्योर हैं कि ये आंसर सही है, सिर्फ उनको आप ओएमआर शीट पे डालें। जितने भी क्वेश्चंस को आपको डाउट है, जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, एक बार आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लें एंड देन, और साथ में ये भी मार्क कर लें कि कौन से ऑप्शंस में डाउट है, ताकि जब हम लास्ट में अपना ये गेस वर्क वाला काम करना शुरू करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। सर अब ना कई क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होती है उसमें कई बार 4 लाइंस होती हैं, अगर मैं चलो 4 लाइंस को भी फिर 51 से 100, फिर 101 से 150 एंड देन 151 से 200,
So what I'm trying to say, 4 कॉलम्स में आप ये OMR शीट्स कॉलम्स बने हुए होते हैं और उसमें आपको ऑप्शन करने होते हैं। तो आपने जैसे मार्क कर रखे डाउट वाले क्वेश्चंस भी आपने मार्क कर रखे हैं। अब आप लास्ट में पहले एक बार पेपर को पूरा को चेक करो कि कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें हमको गेस करने हैं। फॉर एग्जांपल इट कम्स आउट टू बी 50 क्वेश्चंस जिसमें आपको अपने गेसिंग लगानी है। 50 क्वेश्चंस में नाउ यू एनालाइज आपको कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं। पहले तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार दोबारा क्वेश्चन अगर पढ़ने का टाइम है am I audible now? ये आपकी आवाज चली गई थी, आप It अब got आ रही है, disconnected. अब आ रही है आवाज। Is it? Okay, thank you sir. Okay, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं अभी आपको बता रही थी कि सबसे अगर आपके पास टाइम है पेपर दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ने का, जो आप अगर आपको समझ में आ रहा आप राइट आंसर फेयर इनफ, अगर नहीं आ रहा आपको गेसिंग वर्क पे जाना है तो आपके पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस का गेस लगाना है। देन सेकंड इज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके निकल के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया जो 50 क्वेश्चंस में आपको गेस लगाना है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको बी या सी में डाउट है या ए या बी में डाउट है, और आपको क्वेश्चंस के अंदर लग रहा है कि या तो बी सही है कुछ में या आपको लग रहा है ए सही है, तो यू गो ओनली विद वन ऑप्शन। You go only with one option for all the questions, जितने भी आपको तुक्का लगाना है या गेस करना है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चन में ए लग रहा है और 20 क्वेश्चन में बी आंसर लग रहा है, इररिलेवेंट क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग कि उसमें लिखा क्या हुआ है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन नंबर ए या बी आपको ऐसे लग रहा है, और आपको 20 क्वेश्चंस या 50 में से आपको लगा लो 30 क्वेश्चंस में लग रहा है कि ए आंसर है, क्योंकि आपने मार्क कर रखा है, राइट। मार्किंग इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू में ही करके रख लो जब आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा था, क्योंकि आप लास्ट में अगर करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ए ज्यादा लग रहा है तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस में आप ए ही लगाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उन सब में आप ए लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें ए था उसमें तो आपने बी लगा दिया और जिसमें बी था उसमें ए लगा दिया, फिर तो हमारा गेस वर्क पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप सब में ए लगा देंगे तो एटलीस्ट जिनमें ए था वो आपके सारे सही हो जाएंगे। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस में भी ए आंसर था जिसमें से आपने तुक्का लगाया है तो आपके एटलीस्ट वो 10 ठीक हो जाएंगे। तो 10 इज अ गुड नंबर ऑफ स्कोर, वो आपको पास या फेल कराने में हेल्प कर सकता है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप गेस वर्क कर रहे हो तो आप एक ऑप्शन के साथ चले जाएं, और मोस्टली ए बी या सी में से होता है, डी को नहीं लेना चाहिए गेस करते वक्त, डी को ऑप्शन में नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ए बी या सी में से ही डाउट रहेगा, तो ए बी या सी में से किसी भी एक ऑप्शन पे जो जिस पे भी आपका मन मान रहा है उसको सिलेक्ट करके आपके जितने भी गेस वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, माइट इट बी 50, 100, 70 जितने भी हैं, सब में वो एक क्वेश्चन वही एक आंसर लगा दीजिए। लास्ट का काम है ये, लास्ट के 15-20 मिनट्स में करने का है, आपको सब में वही आंसर लगाना है और कुछ नहीं सोचना। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते उसमें भी वही लगाना है, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसमें भी वही लगाना है। तो इससे हमारे कुछ 15-20 क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं। दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर लक, हमारा लक कितना स्ट्रांग है उस टाइम पे, हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि 50 में से एक भी क्वेश्चन आंसर ये नहीं था, ये होने का चांस कम हो जाता है, राइट। तो आपका कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो स्कोर आएगा। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन चूज कर दोगे तो ऐसा जरूर हो सकता है जिसमें आपने ए चूज किया उसमें बी था और बी चूज किया उसमें ए था, तो आपके हो सकता है सारे गलत हो जाए और बिल्कुल जीरो हो जाए। और अगर आप एक ही ऑप्शन पे स्टिक करोगे तो आपके कुछ मार्क्स तो जरूर आएंगे। ठीक है जी, स्लाइड शेयर रुक गया था हमारा। ओके, नाउ ये हमारा हो गया गेस वर्क। अच्छा, मैं कह रही थी मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगी। एक तो ये था कि आप सारे क्वेश्चंस में एकदम से एक ही ऑप्शन लेके चल दें, और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको ये लग रहा है कि मुझे आधे क्वेश्चंस में तो बी लग रहा है आधे में ए लग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो गो बाय कॉलम्स। मैंने जैसे बोला ना 4 कॉलम्स होंगे एग्जाम में आंसर शीट में, तो आप या तो 2 कॉलम्स में ए लगा सकते हैं और 2 में बी लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सब में ए या बी एक ही आंसर सब में लगा दें। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट।
सर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्वियसली आपको अपने टाइम पे ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एग्जाम है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था 240 मिनट्स भी हमको कम पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो 240 मिनट्स भी कम पढ़ते हैं। तो एक तो हमें अपना थोड़ा सा टाइम पे ट्रैक रखना पड़ेगा कि जैसे 50 क्वेश्चंस के बाद कितना टाइम हो गया, या इतने टाइम में हमारे एटलीस्ट हाफ क्वेश्चंस, जैसे 1 आवर के बाद आफ्टर एवरी 1 आवर वी शुड कीप अप ourselves अपडेटेड कि हमारे कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे और हमारी क्या स्पीड चल रही है। अगर हमारे कम क्वेश्चंस हुए हैं तो थोड़ा सा हमें बकल अप करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। और अगर हमारी स्पीड तेज चल रही है तो इट्स ओके, हमें अपने आप को ऑब्वियसली स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है, टाइम को हमें पूरा फोकस करना है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही मैं कवर करूंगी, ऑप्शंस को आंसर, जो भी हमारा करेक्ट आंसर हमने चूज किया है उसको ओएमआर शीट में ट्रांसफर करना। सो सर दिस ऑल्सो टेक्स टाइम। आपने करेक्ट आंसर चूज कर लिया, आपको पता है इसका ये आंसर है, बट उसको ओएमआर शीट में मार्क करना, इसको भी बहुत टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मार्क करने में। तो बेस्ट अप्रोच हमेशा ये होती है, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर पता है, आते हैं, आप उनके आंसर ओएमआर शीट में बहुत ध्यान से, ऑब्वियसली क्योंकि राइट क्वेश्चन के आगे ही आपको मार्क करना है, आप उसी टाइम मार्क करते जाएं, लास्ट के लिए ना छोड़ें। लास्ट के लिए बहुत काम हो जाता है और कई बार टाइम शॉर्ट होने से आपके आंसर सिर्फ क्वेश्चन पेपर में मार्क रह जाएंगे और उसका आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। जब तक आपके ओएमआर शीट में आंसर्स नहीं चढ़ेंगे आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, राइट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको साथ के साथ बहुत ध्यान से देख करके कि आप सेम क्वेश्चन के आगे ही मार्क्स डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार बीच में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो ऐसा ना हो कि लास्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डाल लिया, चाहे हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, वो क्वेश्चन 9 की बजाय 10 का आंसर था। तो सेम क्वेश्चन के अगेंस्ट ही आंसर मार्क करना है और बहुत ध्यान से करना है और साथ साथ करते जाना है, ताकि लास्ट में जाके हमारा ये ना हो कि जो हमें आते थे वो हमने वो भी मार्क नहीं किए और हमारे लिए गेस वर्क भी इजी हो जाता है। और जो क्वेश्चंस हम अनमार्क छोड़ दें उसको हम ओएमआर शीट में भी थोड़ा सा सर्कल आउट कर ले, और लास्ट में जब पूरा पेपर हो जाए तो एक बार सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चंस को चेक कर ले कि हाँ जी सब में एक एक सर्कल तो लग गया ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में 2 सर्कल्स फिल नहीं करने हमें, तो ये भी हमारा लास्ट मिनट चेक होता है कि किसी भी क्वेश्चन में हम एक से ज्यादा सर्कल ना फिल कर दें, बिकॉज अगर हमारा आंसर सही भी था, हमें पता भी था, और अगर एक से ज्यादा सर्कल फिल हो गया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको रॉन्ग माना जाएगा। एंड ओएमआर जो आप भरते हो उसकी भी प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपरली भरा होना चाहिए, प्रॉपरली डार्क होना चाहिए, आधा भरा हुआ अनफिल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके फिर हमें मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि जो डिवाइस है ओएमआर चेक करता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो आपके उस सर्कल को रीड नहीं कर पाएगा और आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ओएमआर शीट तो हम सीपीटी अपने सीए में भी भरते आ रहे हैं, हमें अच्छे से आती है कैसे भरनी है। जस्ट स्टिल एक बार मैंने आपको बताने के लिए कि वही आपको बहुत ढंग से भरना है, और जो क्वेश्चंस आप पेपर में मार्क कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस उसके अंदर मार्क करने हैं। एंड फॉर पीपल या फिर मेंबर्स जिन्होंने 3.0 दिया था पहले, उनको आइडिया नहीं होगा फिजिकल एग्जाम्स का, क्योंकि उनका ईटी एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमें साथ लेकर नहीं आना होता, वो वहीं पे सबमिट होगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर्स में कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज डिसिप्लिनरी एक्ट, तो उसमें भी काफी इश्यूज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर्स पे कुछ भी नहीं लिखना, आप सिर्फ मार्किंग कीजिए, कौन सा क्वेश्चन आता है या डाउट है, सिर्फ उतना ही काम कीजिए क्वेश्चन पे जितना रिक्वायर्ड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना। एंड लास्ट ये एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए, प्लानिंग के लिए आपको ऑब्वियसली एक अपना एडमिट कार्ड, ये चीजें आप लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें, पहले ही तैयार करके अपना बैग पैक करके छोड़ सकते हैं, इससे आपकी तैयारी और आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ हो जाता है। एडमिट कार्ड की कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि कोविड का सिनेरियो टाइम है, मास्क जरूरी होने चाहिए। और आपका पेंसिल से एग्जाम करना है, पेन से एग्जाम नहीं करना, पेंसिल से एग्जाम करना है, तो आपके पास प्रॉपर पेंसिल्स होनी चाहिए जिनकी एजेस बहुत ज्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पेपर पे घिस रखी हूँ, रब कर रखी हूँ, तो इट वुड बी इजी टू मार्क द ओएमआरस। इरेजर एंड शार्पनर, कई बार आपको आंसर चेंज करना पड़ सकता है, तो आपको पास इरेजर अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज लास्ट मिनट जो आपके एग्जाम डे के लिए आपके प्रिपरेशंस हैं। नाउ एनी क्वेश्चंस प्लीज? आई गेस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस।
मैंने एक्चुअली अभी चेक किया कि वॉइस डिस्टरबेंस के काफी आए हुए हैं। तो क्या सबको समझ में आ गया था? कोई टॉपिक किसी के ज्यादा मिस हुआ है क्या? किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो वो या तो चैट बॉक्स में लिख दे, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख दे। सर कुछ क्वेरीज हैं भारत जी यहाँ पे। हाँ वो ले सकते हैं मैम एक एक करके ना। हाँ जी, मैं अभी कुछ मैंने पढ़ी है चैट बॉक्स में से। मैं आपको एक तो मेरे पास ये सबने पूछा हुआ है काफी लोगों ने, पीपीटी मैम आप शेयर करोगे? यस सर, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप लोग ये पीपीटी देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ये मैं भारत जी को दे दूंगी, भारत जी आप शेयर कर देना, तो आप लोग उनके बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। देन अनदर क्वेश्चन इज, सॉरी आई हैव नॉट रेड दिस, कि आपको इंग्लिश में चाहिए था वेबिनार, अब तो काफी लेट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, वो कोई बात खास बात नहीं उसमें, जो मेंबर्स का ज्यादा रहता है ना उसी के हिसाब से चलते हैं। जिन मेंबर्स को ज्यादा मतलब मोर और लेस ज्यादा मेंबर्स हिंदी वाले थे, है ना। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, शुड आई डू सीसा क्वेश्चन बैंक और नॉट? मैम सीसा क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास फेयर इनफ टाइम है आप कर लीजिए, बट इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप नहीं भी करके जाएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो आप उनको स्किप करके जो आपको समझ में आ रहे हैं आप वो क्वेश्चंस पढ़ते जाएं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, क्वेश्चंस जब भी आप करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशंस को प्लीज ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस को करने का तभी फायदा है अगर आपने मॉड्यूल्स नहीं पढ़े हैं, खास करके तब जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन को ढंग से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आने वाले। एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू इन गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मेन पर्पस क्या है आपका? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर या तो आप मॉड्यूल पढ़ लीजिए, अगर आप मॉड्यूल पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे तो आप कम से कम एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती जाए, राइट। एंड एक चीज और, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चंस आपने बस एक बार पढ़े, एक बार पढ़े हुए क्वेश्चंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करने के बजाय जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ लें। 2 बार तो मिनिमम है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट पेपर्स अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप 2 ही मॉक टेस्ट पेपर भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने करे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जितने आपने किए वो अच्छे से किए हो, राइट। तो अगर आप 2 मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हो मींस 400 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस आप कम से कम 2 बार पढ़े, कम से कम 2 बार पढ़े, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आपने मॉड्यूल किए तो सर इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर आपने मॉड्यूल नहीं किए, आप क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू चल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक्स को एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो फिर आप कहोगे जी मैंने सारे मॉक टेस्ट पेपर करे थे फिर भी मेरे को पेपर में कुछ नहीं आता था, तो दिस विल नॉट हेल्प। कम से कम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चंस आपको एक से ज्यादा बार पढ़ने पड़ेंगे, 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। Then the other question is, CASA question bank 2019 is sufficient? सर जैसा मैंने आपको बीच में बताया था, I do not have checked it personally, I do not have checked any other material except ICI material, तो मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिए, ना ही मैंने वो क्वेश्चन बैंक देखा है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप लोग पहले इस ICI का क्वेश्चन बैंक्स पढ़ें, देन मूव फॉरवर्ड टू एनी अदर क्वेश्चन बैंक। अच्छा जी, एनी चार्ट्स? सर चार्ट्स तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज सच चार्ट्स अवेलेबल नहीं है। आप लोगों की बुक्स में ही बहुत सारे डायग्राम्स और चार्ट्स बने हुए हैं, मॉड्यूल्स आर द बेस्ट सोर्स, आप वही रेफर कीजिए, वहीं पे चार्ट्स टेबल्स डायग्राम सब कुछ है, आप लोग वहीं से पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आई हैव नॉट टॉट यू द सिलेबस, मैंने सिर्फ आपको मेन स्लाइड्स मेन टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट द मॉक टेस्ट पेपर्स? सर मॉक टेस्ट पेपर्स आपकी ICI की जो आपका ये पोर्टल है जिसपे से आप लोग ये एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, PQC पोर्टल, उस पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप भारत जी को बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सॉफ्टवेयर मेरे पास है, डाउनलोडेड हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन ICI PQC पोर्टल। आप लिंक शेयर कर ही देना मैम, एक बार ना मेंबर्स को दे देंगे सभी। ओके सर, आई विल डू दैट। Any other question in this regard?
अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है सर। मैम कैन यू प्लीज टेल द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई एंड टाइम गैप पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्स। ओके, ये तो स्टार्टिंग का बेस पूछा हुआ है सर। ये जो आपका आईसा का एग्जाम है, आपको आईसीआई का एक पीक्यूसी पोर्टल है। पीक्यूसी पोर्टल इज लाइक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज। आप गूगल पे लिखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज आईसीआई, आपको पीक्यूसी पोर्टल पे ले जाएगा वो। वहां पे यू विल फाइंड द बैचेस और आपकी इसकी फीस वगैरह पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। इस एग्जाम के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपका एक तो आपको जब स्टार्ट करना होता है, ई लर्निंग्स होती हैं। ई लर्निंग्स पहले आप रजिस्टर करते हैं बेस्ड ऑन द, आपके वर्चुअल भी चल रहे हैं और अभी तो बंद है कोरोना के चक्कर में, अदरवाइज आपके ब्रांचेस में भी होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं। नियरेस्ट ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बैच की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। एंड देन उसके बाद आपका ई लर्निंग्स अवेलेबल होती हैं। ई लर्निंग्स आपको करनी होती है, उसमें क्लियर करके आपको फर्स्ट क्लास में बैठना होता है। ये आपकी कुछ 8 के अराउंड क्लासेस होती हैं। वर्चुअल में शायद थोड़ी कम या टाइमिंग के हिसाब से थोड़े चेंजेस हैं। एंड देन उसके अंदर एक प्रोजेक्ट सबमिट होना होता है, दैट यू विल बी इन्फॉर्म्ड इन योर क्लास। उसके बाद आपके 2 तो आपके ड्यूरिंग द क्लासेस में आपके टेस्ट होते हैं 20 मार्क्स के। वो ज्यादा टफ नहीं होते, वो काफी इजी होते हैं, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद 2 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट एग्जाम इज ईटी एग्जाम एंड सेकेंड एग्जाम इज एटी एग्जाम। ईटी इज एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एटी इज आपका असेसमेंट टेस्ट, जिसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि अभी 31 को शेड्यूल्ड है। दैट इज एटी एग्जाम। ईटी इज क्वाइट इजी एंड एटी इज द डिफिकल्ट। ये आपका लास्ट एग्जाम है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका पेपर आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी आईसा की। डीसा आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन करा है, हम अगर मॉड्यूल और अपना आईसा कंसोलिडेटेड क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो क्या मॉक टेस्ट पेपर्स करने रिक्वायर्ड हैं? सर आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट कुछ रैंडम क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से प्रैक्टिकली 80 एग्जाम के लिए बने हुए हैं। जो आपके ये 991 क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट है ना, मॉड्यूल्स हैं, उसमें ये वाली जो सिचुएशंस हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 80 एग्जाम में, जैसे बेस्ट कौन सा है इसमें से, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम आपको कम मिलेंगे 991 क्वेश्चंस में। ये मोस्ट कंसर्न, मोस्ट बेस्ट या फिर मोस्ट इफेक्टिव, फर्स्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस आपके 80 एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी इन 991 क्वेश्चंस में। तो आई वुड से कि आप 991 पूरा करने के बजाय कुछ ये कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ एग्जाम, मतलब मॉड्यूल की लाइक 400 to 500 की कवरेज इसमें से कर लीजिए, एंड कुछ आप मॉक टेस्ट पेपर भी करें। दोनों चीजें करें, क्योंकि उससे ही आपकी प्रॉपर तैयारी हो पाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर एक भी नहीं करके जाओगे ना, तो इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। वो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, सोच समझ के दिए हैं क्वेश्चंस, आपको वो भी करने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरे 1200 कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 400 to 500 क्वेश्चंस, कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको करने पड़ेंगे, उसी से आपकी बेटर तैयारी होगी। सिर्फ मॉड्यूल और उससे मॉक टेस्ट पेपर से तैयारी नहीं होगी, आपको सबका मिक्स, बेटर, बेस्ट, प्रोपोर्शनेट बना के काम करना होगा। अच्छा, ऑनलाइन बैचेस आर बेनिफिशियल और नॉट? सर मैं वैसे मुझे यहाँ पे बात नहीं बोलनी चाहिए, फिजिकल बैचेस में भी उतना ही पढ़ाया जाता है जितना ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाया जाता है, तो इट डजंट मैटर्स। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन बैच है या फिजिकल बैच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनफैक्ट ऑनलाइन बैच में आप घर से अटेंड कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपका टाइम मैनेजमेंट इजी हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज इवन अ बेटर अप्रोच कि आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, ये आप भूल जाइए कि आपको, आप अगर पूरी क्लासेस अटेंड कर लेते हो तो आपकी पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा, उतना ही ऑनलाइन में पढ़ना पड़ता है और उतना ही फिजिकल बैच में पढ़ना पड़ता है। फिजिकल ऑनलाइन बैच में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन बैच में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी मॉड्यूल्स की। आप लोग को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो यू कैन टेक प्रिंट आउट्स अपने लिए, उसकी फीस ऑब्वियसली थोड़ी कम है, उतनी आपको प्रिंट आउट्स पे कॉस्टिंग लग जाएगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऑफलाइन बैचेस में आपकी फीस ज्यादा हो जाती है। देन can you please suggest how ISA will us in if someone is planning to settle abroad? मैम अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो आईसा अगर आप करते हैं, ऑब्वियसली अब्रॉड में आईसा की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। अब्रॉड में जो डिग्री मानी जाती है दैट इज सीसा।
जस्ट टेकिंग दिस लास्ट 1-2 क्वेश्चंस, जो भी सीसा है उसकी वैल्यू है, बट आइसा इज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए सीसा करना आसान हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। ओके जी मैम, ये तो एडमिट कार्ड नहीं मिला, दिस आई कांट हेल्प। मॉड्यूल्स को मैम जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आपको 1 या 2 रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब आप लोग और किसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग अभी ले सकते हैं। एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेरी नहीं है शायद किसी मेंबर की मैम। ओके जी, कंक्लूड करते हैं मैडम। ओके सर एंड मेंबर्स, जिन लोगों ने भी अटेंड किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग